अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज नर्वस कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2 का लेक्चर है। इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एफडी कैट के टॉपिक हैं, जिनमें से मोस्टली क्वेश्चन नर्वस कोऑर्डिनेशन में आता है, वो हम डिस्कस करेंगे। जिसमें नर्व इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स पर डिटेल में हम बात करेंगे। मस्ट एक क्वेश्चन पेपर में आता है। फिर इसके बाद साइनैप्स है, इलेक्ट्रिकल केमिकल साइनैप्स को कंपेयर करेंगे। न्यूरो हैं, उनकी टाइप्स हैं, एक्साइटेटरी हैं, इनहिबिटरी हैं, उनमें एग्जाम्पल क्या है, क्या फ़र्क होता है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद फिर नर्वस सिस्टम में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन के फंक्शन है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसमें से मोस्टली क्वेश्चन आता है, उस पे बात करेंगे। तो स्टार्ट जो हम करेंगे अपना टॉपिक, वो नर्व इम्पल्स से स्टार्ट करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसमें रेस्टिंग और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, उस पर बात करेंगे। तो नर्व इम्पल्स में डेफिनेशन भी इसकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी साल 2025 में इसमें से 2-3 प्रोवेंसेस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया कि नर्व इम्पल्स बताएं, इट्स अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। तो यही सवाल था कि ये इलेक्ट्रिकल केमिकल चेंज है, ये मैकेनिकल केमिकल चेंज है। तो इस तरह से करके उसकी ऑप्शन थी। तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है जिसमें नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती है। अब इसके अंदर दो तरह की स्टेट होती हैं। एक वो स्टेट है जिसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। इसमें से भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जिसमें न्यूरॉन रेस्ट पे होते हैं, कोई इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं हो रही। और दूसरी जो इसकी टाइप है वो है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जो है वो कंडक्ट होगा और उससे नर्व इम्पल्स कंडक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिकल चेंज, केमिकल चेंज पहला क्वेश्चन है, दूसरा इसमें हम कंपेयर करें। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं पोलराइज्ड स्टेट। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। और जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। अब इसको पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड स्टेट जो है वो क्यों कहते हैं, उसकी वजह ये होती है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्योंकि कोई कंडक्शन नहीं हो रही होती, कोई चेंज नहीं आती, इस वजह से ये एक पोलराइज स्टेट है। और डीपोलराइज स्टेट जो है यानी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसमें क्योंकि मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब होता है, तो इसमें एक्चुअली नर्व इम्पल्स की कंडक्शन हो रही होती है। तो ये कंडक्शन स्टेट करती है। अब इसमें डिफरेंट चेंजेस हैं जिन पे हमने बात करनी है। जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आता है कि आइन जो है उसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जब वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होगा या वो जब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होगा। तो इसी पे हमने बात करनी है। तो देखें, जो आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि सोडियम और पोटेशियम आयन में से क्वेश्चन इसमें से आता है दोनों तरफ से, कि सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होती है। अगर हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें, तो सोडियम आयन्स होते हैं इन केस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आउटसाइड द मेम्ब्रेन, ये ज्यादा होते हैं, और 10 फोल्ड्स जो है दे आर मोर आउटसाइड द मेम्ब्रेन देन द इनसाइड। तो इसका मतलब इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन सोडियम कम होते हैं, आउटसाइड मेम्ब्रेन ज्यादा होते हैं। और जब आप पोटेशियम की बात करते हैं, तो पोटेशियम जो होते हैं वो इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन जो है वो 30 फोल्ड्स जो है वो हायर है एज कंपेयर टू द आउटसाइड द मेम्ब्रेन। तो पहला पॉइंट तो यही है जो आपने याद रखना है कि किस तरह से जो सोडियम पोटेशियम आयन्स है उनकी जो प्रेजेंस है वो कहाँ पर ज्यादा है। अब पोटेशियम की पंजाब के अंदर 20 फोल्ड लिखा हुआ है, तो अगर वहां स्पेसिफिकली आ जाए तो 20 फोल्ड कर दे, अदरवाइज ज्यादातर प्रोवेंसेस के अंदर ये 30 फोल्ड है कि पोटेशियम इनसाइड 30 फोल्ड ज्यादा है। अब हम अगर मेम्ब्रेन की पोलैरिटी देखें कि मेम्ब्रेन की पोलैरिटी क्या होगी, तो इसमें से क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ सकता है। एक बात आपने यहाँ याद रखनी है कि मेम्ब्रेन में जो आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन होगी, आउटसाइड इज मोर पॉजिटिव, ये एक पॉइंट याद रखना। अभी हमने इस पे मजीद बात भी करनी है। और इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन जो है दैट विल बी मोर नेगेटिव, अंदर की तरफ ज्यादा नेगेटिव होता है। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी आ सकता है कि ऐसा क्यों है कि बाहर की तरफ क्यों पॉजिटिव है, अंदर की तरफ क्यों नेगेटिव है। तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात हो रही है, उसके बाद हमने एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे भी आना है। अब 2-3 सवाल मैंने आपको बता दिए। एक तो सोडियम आयन पोटेशियम आयन की किस तरफ प्रेजेंस कितनी है, और अब जो इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट है वो ये है कि किस तरफ मोर पॉजिटिव है और किस तरफ मोर नेगेटिव। अब इससे आगे अगर हम चलेंगे तो यही एक क्वेश्चन बनेगा कि बताएं, अगर आउटसाइड जो है मोर पॉजिटिव है और इनसाइड मोर नेगेटिव है, तो हाउ दिस स्टेट इज मेंटेन। अब कैसे मेंटेन किया गया, अब इससे रिलेटेड जो पॉइंट आ सकते हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। अब देखें, ये वाली जो कंडीशन है पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन जो है दैट इज मेंटेन्ड बाय सम फैक्टर। अब इसकी मेंटेनेंस कैसे होगी, किस तरह से ये मेंटेन्ड है। अब यहां पर आएगा एक्टिविटी ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम पंप। तो यहां पर ये बात याद रखनी है, सोडियम और पोटेशियम
पंप की बात याद रखनी है। यहां पर ये जो वर्ड पंप का है यही एक की वर्ड है, क्योंकि समटाइम आ जाता है सोडियम पोटेशियम गेट्स या सोडियम पोटेशियम चैनल, लेकिन यहाँ वर्ड पंप है। उसकी वजह यह है कि जब भी वर्ड पंप यूज हो जाएगा इसका मतलब होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम जानते हैं दैट विल बी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगी। अब आपको पता है कि सोडियम बाहर की तरफ ज्यादा है, तो इसका मतलब है सोडियम ने बाहर जाना है एक्टिवली अगेंस्ट द ग्रेडियंट, और पोटेशियम अंदर की तरफ ज्यादा है तो पोटेशियम अंदर की तरफ आएंगे। तो एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप में जो सोडियम होंगे वो किस तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ये बाहर ज्यादा है, सो दे विल मूव आउटसाइड। पहला पॉइंट तो ये याद रख लेना है आपने। इन केस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सोडियम बाहर मूव करेंगे, इन केस ऑफ एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल सोडियम अंदर मूव करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। उसके बाद पोटेशियम जो है वो उसके अगेंस्ट मूव करेंगे, दैट विल मूव इनसाइड, वो अंदर की तरफ जो है वो मूव करेंगे अगेंस्ट द ग्रेडियंट। अब कितने सोडियम बाहर की तरफ मूव करेंगे, अगर 3 सोडियम जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम 2 पोटेशियम जो है वो अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ज्यादा पॉजिटिव बाहर की तरफ जा रहे हैं। सो ये वजह है कि आउटसाइड इज मोर पॉजिटिव, इनसाइड इज मोर नेगेटिव। अब इसके साथ साथ एक फैक्टर तो ये हो गया, इसका मतलब हम फैक्टर की बात करें, एक फैक्टर तो ये हो गया कि जिस वजह से आउटसाइड इज मोर पॉजिटिव, इनसाइड इज मोर नेगेटिव इन केस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब दूसरा फैक्टर जो है वो ये है कि जो पोटेशियम आयंस होते हैं वो लीक करते रहते हैं, पोटेशियम आयन की लीकेज होती रहती है। लीकेज क्यों होती है? बिकॉज जो मेम्ब्रेन है दैट इज नॉट फुली इम्परमेबल फॉर द पोटेशियम, ये पोटेशियम के लिए फुली इम्परमेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि पोटेशियम आयन कुछ लीक करते रहते हैं, और जब पोटेशियम आयन लीक करेंगे तो बात याद रखनी है कि जो लीकेज है वो डिफ्यूजन से होती है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से नहीं होती। तो जब डिफ्यूजन से होगी तो लीकेज के रिजल्ट में पोटेशियम जो होंगे वो किधर मूव करेंगे, क्योंकि अंदर की तरफ ज्यादा है तो पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ मूव करेंगे, दे विल मूव आउटसाइड। तो इसका मतलब है और ज्यादा पॉजिटिव बाहर जा रहा है, जब और ज्यादा पॉजिटिव बाहर जा रहा है तो इट मींस के अंदर की तरफ मजीद नेगेटिव बनने के लिए ये भी एक फैक्टर है। अच्छा, एक फैक्टर जो है और हम बात करेंगे दैट इज द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक आइन इनसाइड द मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो ऑर्गेनिक आइन होते हैं और ऑर्गेनिक प्रोटीन होते हैं वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू आउटसाइड, जिसकी वजह से भी इनसाइड जो होता है वो ज्यादा नेगेटिव होता है। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज आइंस हैं, ऑर्गेनिक आइन, ये कौन कौन से हैं जो अंदर की तरफ ज्यादा प्रेजेंट होते हैं? इनकेस अगर ये पूछ लिया जाए तो इसमें अमाइनो एसिड है, इसमें प्रोटीन्स हैं और आरएनए, ये अंदर की तरफ ज्यादा प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के एज कंपेयर टू आउटसाइड, जिसकी वजह से अंदर की तरफ मोर नेगेटिव होगा। अब ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से लर्न कर लेना है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए। अब 2-3 पॉइंट जैसे मैंने बता दिए कि ये यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं ये लाजमी आपने याद रखने। 2-3 पॉइंट और मैं ऐड कर देता हूँ कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है दैट इज द मोर स्टेबल स्टेट। अगर दोनों में कंपेयर करने के लिए आ जाए तो आपने बताने के ज्यादा स्टेबल स्टेट है, क्योंकि उस वक्त तक ये डिस्टर्ब नहीं होती जब तक कोई स्टिमुलस नहीं आएगा। और इसके अलावा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसमें एटीपी यूजेज ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पर पंप की एक्टिविटी हो रही होती है, तो इसका मतलब है एटीपी ज्यादा यूज होगी एज कंपेयर टू द एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्योंकि वहां पर पंप की एक्टिविटी नहीं हो रही होती। एक ये भी पॉइंट आपने याद रख लें। दूसरा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू है दैट इज -70 मिलीवोल्ट, या अगर हम इसको वोल्ट के अंदर ले जाएंगे -0.07 वोल्ट। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताएं कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसका क्या है। तो यहां पर जितने भी पॉइंट हैं ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए आपने अच्छे से लर्न कर लेने हैं। अब हम आ जाते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। तो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है? डीपोलराइज्ड स्टेट है, कंडक्शन होगी, नर्व इंपल्स जो है वो किस तरह से कंडक्ट होगी, जैसे ही स्टिमुलस आएगा नर्व इंपल्स है वो जनरेट हो जाएगी। अब यहां पर जब डीपोलराइज्ड स्टेट होती है तो पॉइंट आपने एक बात याद रखनी है कि देयर इज द अराइवल ऑफ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो सबसे पहले तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा, और जैसे ही थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा ये स्टिमुलस आके क्या करेगा? दैट विल चेंज द परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को चेंज कर देगा। अब ये सवाल आ सकता है कि बताएं मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो किस तरह से चेंज होगी? तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज ये होगी कि मेम्ब्रेन जो है दैट विल परमेबल फॉर सोडियम आइन, सोडियम आइन के लिए परमेबल हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि सोडियम आइन के लिए पहले मेम्ब्रेन इम्परमेबल थी, लेकिन अब सोडियम आइन के लिए मेम्ब्रेन परमेबल हो जाएगी। अब मुझे आप बताएंगे कि सोडियम आइन कहां ज्यादा है? ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि सोडियम आइन आउटसाइड ज्यादा है, और अगर उसकी परमेबिलिटी बढ़ेगी तो परमेबिलिटी जब भी बढ़ेगी इसका मतलब डिफ्यूजन से मूव करेगा,
तो फौरन से वो सोडियम आइंस अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो चेंज जो आएगी वो ये आएगी कि जो सोडियम आइंस होते हैं दैट मूव इनटू द मेम्ब्रेन और इनटू द सेल, वो सेल के अंदर की तरफ आएंगे, और जैसे वो अंदर की तरफ आएंगे दैट मेक इनसाइड मोर नेगेटिव, तो वो अंदर की तरफ जो है वो क्या बना देंगे, ज्यादा नेगेटिव बना देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आता है तो अंदर की तरफ इनसाइड क्या होगा, वो मोर नेगेटिव होगा। जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था तो क्या था, इनसाइड मोर पॉजिटिव था, अब इनसाइड जो है वो मोर नेगेटिव हो जाएगा। सो दैट इज अ डीपोलराइज्ड स्टेट। अब इसके अंदर नर्व इंपल्स कंडक्ट होगी, तो जब नर्व इंपल्स कंडक्ट होगी और अंदर की तरफ ज्यादा पॉजिटिव आ जाएगा तो इसका मतलब है मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर भी चेंज आ जाएगी। अब ये भी एक पॉइंट आपने नोट करना है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या चेंज आएगी, -70 से पहले 0 पे जाएगा और फिर +50 तक जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो +50 मिली वोल्ट या +0.05 वोल्ट्स जो है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाएगा। अब ये जो एक चेंज है ये भी याद रखना है कि ये एक टेम्पररी स्टेज है, ये एक टेम्पररी चेंज है, और इस चेंज में अब कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ये होगी, फ्यू मिली सेकेंड। देखिए इससे पहले हमने ये कहा था कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो स्टेबल स्टेट होती है, जब तक इंपल्स नहीं आएगी उस वक्त तक वो रिटेन करेगी, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए है और ये 2 to 3 मिली सेकेंड जो है उसमें ये चेंज आती है और उसके बाद फिर से ये स्टेट जो है वो रिटेन होना शुरू हो जाती है। तो ये 2 to 3 मिली सेकेंड्स के लिए चेंज आएगी और इसमें इंपल्स जो है वो कंडक्ट होना शुरू हो जाएगी और इसमें एनर्जी का यूज भी कम होगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर सोडियम गेट्स जो है वो काम कर रहे हैं। तो अगर सोडियम यहाँ से मूव करके अंदर की तरफ जा रहे हैं, सेल के अंदर जा रहे हैं, तो याद रखना है कि इसमें जो यूज होता है वो सोडियम गेट्स का यूज होता है, और जो गेट्स होते हैं वो पैसिव होते हैं, और जो पैसिव होते हैं इट मींस देयर इज नो यूज ऑफ एनर्जी। तो इस वजह से यहाँ पर लेस एटीपी यूजेज होता है एज कंपेयर टू द एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये आपने यहाँ पर स्टेट याद रखा। अब मैं डायग्रामेटिकली थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ इन केस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उसकी अगर डायग्राम आपने बनानी है या आपको वहां पे डायग्राम को आइडेंटिफाई करने के लिए आया है, तो इसकी डायग्राम जो इस तरह से बनेगी कि ये एक न्यूरॉन है और अगर इसमें बाहर की तरफ पॉजिटिव आपको मिल रहा है लाइक दिस, आउटसाइड इज मोर पॉजिटिव और इनसाइड आपको जो है वो नेगेटिव मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये वाली डायग्राम। अब ये ज्यादा पॉजिटिव और कम पॉजिटिव और साथ नेगेटिव को उसके उलट हम ले जाएंगे, ठीक है। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जब डायग्राम बनेगी तो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आपने डायग्रामेटिकली अगर इसको आइडेंटिफाई करना है तो आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें आपने रेस्टिंग को भी साथ शो करना है। लाइक मैं यहां पर ऐसे बनाऊंगा इसकी डायग्राम, ये देखें यहां इस तरह से। अब ये क्या चीज शो कर रही है, ये शो कर रही है कि ये चेंज मेम्ब्रेन के अंदर आई है, यहां पर चेंज आई है, ये है इंपल्स जो कि कंडक्ट हो रही है, बट दैट चेंज इज फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, रिटेन नहीं करेगी। अगर हम सारे ही बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव बना देंगे इसका मतलब है कि वो रिटेन कर गई, लेकिन आपने यहां पर भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन शो करना है और इससे आगे भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन शो करना है, तो दरमियान में एक शॉर्ट टाइम के लिए वो स्टेट दिखानी है और उसको हम एक्शन पोटेंशियल कहेंगे या जिसके अंदर नर्व इंपल्स कंडक्ट हो रही है। अब एक तो ये चीजें आपने इसमें लर्न कर लेनी है। दूसरा मैं यहाँ पर एक आपको ग्राफ बना के बताऊंगा कि चेंजेस क्या क्या आते हैं, कुछ आपने लाइंस याद रखनी है। तो हम एक स्केच बनाते हैं और उसमें कुछ चीजें मैं शो कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें से मस्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जो है वो पूछा गया है। देखें यहाँ पर आपको कुछ स्टेट्स मिलनी है, आपने उनको नोट कर लेना है। सिंपली मैं यहाँ पर स्केच बनाऊंगा इस तरह से, लाइक दिस, ये। अब इसमें दो तीन पॉइंट हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नंबर लगा देता हूँ लाइक दिस 1 2, इसी तरह सवाल आता है बताएं 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, 4 पे कौन सी फेज आ रही है, फिर 5 पे कौन सी फेज है, फिर 6 पे एंड देन 7। तो ये 7 पॉइंट मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि जो 1 है दिस इज सिंपली द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये तो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, पोलराइज स्टेट है, देयर इज नो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, ये वैल्यू -70 मिली वोल्ट की वैल्यू है, ठीक है। अब इसके बाद जो 2 है दैट इज एक्चुअली द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। अब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के अंदर इतनी इंटेंसिटी है कि वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को -70 से चेंज करके -55 वोल्ट पे अगर ले गया है, मिली वोल्ट पे ले गया, तो इसका मतलब है कि अब ये इंपल्स जनरेट कर सकता है। तो इसका मतलब है कि यहां पर ये इंपल्स जो है वो जनरेट होगी एंड दैट इज ड्यू टू थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अब अगर आप 3 पे देखेंगे
तो 3 पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, देयर इज द एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब यहाँ पे आ गया दैट इज द डीपोलराइज्ड स्टेट। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आई है वो चेंज क्या आई है कि यहाँ पर सोडियम जो गेट्स हैं वो ओपन है। तो सोडियम गेट्स ओपन होंगे तो सोडियम कहाँ मूव करेगी, ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ कि वो अंदर की तरफ मूव करेगी, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल आएगा, या इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि यहाँ पर डीपोलराइजेशन जो है वो हुई है। तो डीपोलराइजेशन पे आप यहाँ पर वैल्यू देखेंगे तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इट्स द +50 मिलीवोल्ट। अब उसके बाद फोर्थ नंबर स्टेट पे अगर आ जाए तो इसमें सवाल इस साल भी पेपर में 2025 एग्जाम के अंदर भी आए हैं कि दिस स्टेट इज द रीपोलराइजेशन। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रीपोलराइजेशन में सबसे पहले तो इवेंट देखने हैं कि क्या होते हैं। देखिए इवेंट यहाँ पर ये होते हैं कि इसमें सोडियम जो गेट्स हैं अब वो क्लोज हो जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो पोटेशियम गेट्स होंगे या चैनल्स होंगे अब वो ओपन हो जाएंगे। तो इस तरह से रीपोलराइजेशन की स्टेट जो है वो आती है। तो रीपोलराइजेशन के अंदर मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगेन जो है वो पोलराइज स्टेट की तरफ जाना है, ये एक शॉर्ट टाइम के लिए एक चेंज होती है। तो ये दो पॉइंट आपने लर्न कर लेने हैं कि रीपोलराइजेशन के अंदर क्या चेंज आएगी। अब उसके अंदर 5 पे जो आपको दिखाया हुआ है जो कि पोलराइज से भी नीचे चला गया पोटेंशियल, तो दैट इज कॉल्ड द हाइपर पोलराइज्ड स्टेट। ये हाइपर पोलराइज स्टेट है। अब उसके बाद 6 नंबर पे क्या है, 6 नंबर पे रिकवरी होनी है, और रिकवरी के रिजल्ट में जो हाइपर पोलराइज स्टेट है उसने अगेन किस स्टेट के अंदर चला जाना है, उसने पोलराइज्ड स्टेट के अंदर चला जाना है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ मजीद जो चेंजेस आती हैं, यहां से अगर आप यहां तक का टाइम पीरियड देखेंगे यानी जिसमें पोलराइज स्टेट आई है और पोलराइज स्टेट से लेकर हाइपर पोलराइज स्टेट और अगेन पोलराइज स्टेट के अंदर चला गया, यानी रीपोलराइजेशन जब स्टार्ट होगी उसके बाद हाइपर पोलराइज और फिर पोलराइज स्टेट। तो ओवरऑल ये जो टाइम पीरियड होता है ये एक स्पेसिफिक स्टेट होती है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड की एक इंपॉर्टेंस ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पीरियड के दौरान जो न्यूरॉन होगा दैट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी अदर चेंज, ये इसमें रिस्पॉन्स नहीं करेगा, यानी कोई और अगर इंपल्स आएगी तो भी उसमें ये रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। यानी अब इसका मतलब ये हुआ कि डीपोलराइज से जब रीपोलराइज में चला जाएगा तो वहां से वो पहले पोलराइज्ड के अंदर जाएगा थ्रू द हाइपर पोलराइजेशन, और फिर जब वो पोलराइज्ड हो जाएगा तो फिर डीपोलराइज हो सकता है। तो इसका मतलब री से डी में नहीं जा सकता और पोलराइज से री में नहीं जा सकता। तो डी से री में जाएगा, री से पोलराइज में जाएगा, पोलराइज से फिर डीपोलराइज में जाएगा। तो यहां मैं ये सीक्वेंस लिख देता हूं कि एक्चुअली मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे चेंज होता है। देखिए डीपोलराइज्ड अगर हो रहा है, अब जो डीपोलराइज्ड हुआ है ये कहां से डीपोलराइज्ड हुआ है, साफ साफ है ये पोलराइज्ड से डीपोलराइज्ड हुआ है, और उसके बाद डी से क्या होगा, डी से रीपोलराइज्ड होगा, और रीपोलराइज से फिर हाइपर पोलराइज में भी जा सकता है, ये भी हम पॉइंट ले सकते हैं। लेकिन अगर हाइपर नहीं भी आ रहा तो वो डायरेक्ट पोलराइज स्टेट के अंदर भी जा सकता है। तो इसके रिवर्स नहीं होगा, इसी तरह से सीक्वेंस चलेगा। सो दिस इज द एक्शन पोटेंशियल जो कि जनरेट हो रहा है। तो इसके अंदर जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपने मस्ट लर्न करने हैं। अच्छा, एक दफा सवाल पेपर के अंदर ये पूछा गया कि बताएं हाइपर पोलराइज स्टेट क्यों आती है। ये भी 2024 के अंदर ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बताएं हाइपर पोलराइज स्टेट जो है उसके आने की वजह क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ये था कि पोटेशियम जो गेट्स होते हैं दैट और सो लाउसी, ये सवाल इस तरह से आया था। उसकी वजह ये होता है कि ऊपर मैंने आपको बताया कि जो पोटेशियम गेट्स होते हैं उन्होंने यहाँ पर ओपन होना है। तो ओपन होने के बाद जैसे ही हाइपर पोलराइज स्टेट आनी है या जी रीपोलराइज स्टेट खत्म होनी है तो पोटेशियम गेट्स ने फिर क्लोज भी होना है, क्योंकि आप जानते हैं कि रेस्टिंग के अंदर तो पोटेशियम गेट्स खुले नहीं होते। तो जब वो क्लोज होना है तो वो फौरन से क्लोज नहीं होते, इट टेक टाइम टू क्लोज, जिसकी वजह से जो रीपोलराइजेशन की स्टेट है वो हाइपर में चली जाती है, और फिर जब वो मुकम्मल तौर पे क्लोज हो जाते हैं और फिर एक्टिवेशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम पंप होती है जो कि रिकवरी के अंदर होना है। तो रिकवरी स्टेट में क्या होना है कि जो सोडियम और पोटेशियम के पंप होते हैं वो दोबारा से एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, और जब उनकी एक्टिवेशन हो जाएगी तो अगेन पोलराइज स्टेट आ जाएगी। तो इसका मतलब है ये एक वो पॉइंट है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से आपने इसको लर्न करना है। अच्छा बच्चों, इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँ, वेलोसिटीज ऑफ नर्व इम्पल्स। इसमें आपको कॉन्टिन्यूस कंडक्शन और सॉल्टेटरी कंडक्शन मिलेगी, दोनों में से कुछ क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो वेलोसिटीज ऑफ नर्व इम्पल्स के अंदर जो कंडक्शन होती है वो दो तरह से होती है। एक कंडक्शन को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस कंडक्शन,
और एक जो है उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूस, या इसके लिए एक और वर्ड भी यूज होता है, इसको हम सॉल्टेटरी कंडक्शन भी कहते हैं। अच्छा, इन दोनों में एक तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो कंटिन्यूस कंडक्शन होती है ये स्लो कंडक्शन है, ठीक है, और जो डिसकंटिन्यूस या सॉल्टेटरी कंडक्शन होती है फास्ट कंडक्शन होती है। अब कितनी स्लो होती है, इसके अंदर स्पीड आपको 1 to 3 मीटर पर सेकेंड मिलती है, और जो फास्ट होती है इसमें जो स्पीड है वो 100 या 120 मैक्सिमम जो होती है मीटर पर सेकेंड होती है। ये दोनों की स्पीड भी आपने याद रखनी है। इसके अलावा जो कंटिन्यूस कंडक्शन होती है ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में होती है। ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में, जिसमें माइलिन शीट नहीं होती, उसके अंदर ये वाली कंडक्शन है। और जो डिसकंटिन्यूस सॉल्टेटरी कंडक्शन है ये माइलिनेटेड न्यूरॉन में होगी। तो ये भी एक क्वेश्चन आपने यहाँ पर याद रखने ने, कौन सी माइलिनेटेड न्यूरॉन में, कौन सी नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि इसमें ज्यादा एफिशिएंट कौन सी है, लेस एफिशिएंट कौन सी है, तो इसमें जो कॉन्टिन्यूस कंडक्शन है ये लेस एफिशिएंट होती है। इस तरह का सवाल भी आ सकता है। या ये मैं कह सकता हूं देयर इज द मोर यूजेज ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी ज्यादा यूज होगी इस कंडक्शन में क्योंकि ये कम एफिशिएंट है, और ये वाली जो कंडक्शन होती है वो ज्यादा एफिशिएंट होती है। अब देखें जब एमसीक्यूज बनते हैं, उसकी स्टेटमेंट बनती हैं, तो इस तरह की ऑप्शंस भी उसमें आ जाती हैं कि किस में ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी और किस में कम एनर्जी यूज़ होगी, तो इसमें लेस एटीपी यूजेज होती है। इसके अलावा अगर हम एक और डिफरेंस में देखें, जो कॉन्टिन्यूस कंडक्शन है, इसमें जो कंडक्शन होती है वो सारे के सारे न्यूरॉन में कंडक्शन हो रही होती है, यानी पूरे का पूरा जो न्यूरॉन है वो कंडक्शन में फाइबर यूज हो रहा होता है। सो देयर इज द इंटायर न्यूरॉन, यानी उसका जो फाइबर है वहां पर, और ये जो कंडक्शन होती है वो नोड्स में होती है, नोड्स ऑफ रेनवियर टू नोड्स ऑफ रेनवियर। इसी वजह से इसको सॉल्टेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये जस्ट लाइक जंपिंग के एक नोड से दूसरे नोड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइलिन शीट जो होती है वो कंडक्शन को स्पीड अप कर देती है। तो दो चीजें कंडक्शन को स्पीड अप करती हैं। तो आप जानते हैं कि जो स्पीड है कंडक्शन की, उसमें दो चीजें आपने याद रख लेनी है, एक दफा सवाल ये पेपर में आ भी चुका है। एक तो जो माइलिन शीट है, तो माइलिन शीट कंडक्शन को तेज कर देती है, खुद ये इंसुलेटर है, तो जो इंसुलेटर होती है वो कंडक्टर को तेज कर देगी। और दूसरा जो है दैट इज द डायमीटर ऑफ एक्सॉन और द नर्व फाइबर, जो डायमीटर होता है उससे भी जो कंडक्शन है वो स्पीड अप हो जाती है। तो कंडक्शन में कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस जो है, ये दो चीजें आपने याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद हम एक और टॉपिक की तरफ आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस दफा भी उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन जो आ चुके हैं, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड द साइनैप्स। साइनैप्स दो न्यूरॉन्स के दरमियान नॉन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि साइनैप्स क्या है। दिस इज द नॉन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू कंजेक्टिव न्यूरॉन्स, यानी दो जो न्यूरॉन हैं उनके दरमियान ये आपको एक नॉन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन मिलता है, और इसके नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जो है उसको पास ऑन होती है। तो टाइप्स ऑफ साइनैप्स में एक जो है वो केमिकल साइनैप्स है, और दूसरा जो टाइप है वो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। अब इन दोनों को हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेंगे, फिर डिटेल में हमने केमिकल साइनैप पे बात करनी है। देखें, जो केमिकल साइनैप होता है ये स्लो होता है। अब स्लो क्यों होता है? बिकॉज देयर आर मल्टीपल स्टेप्स, इसमें ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, डिटेल में हमने आगे जो है वो डिस्कस भी करना है। और दूसरा, इसके अंदर जो है वो केमिकल्स इन्वॉल्व होंगे, दे आर कॉल्ड द न्यूरोट्रांसमीटर, जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। इस वजह से स्लो होता है। ये बहुत ज़्यादा रैपिड इफेक्ट होता है, रैपिड होगा, फास्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जो होता है वो हमेशा फास्ट होता है। केमिकल के अंदर तो आप जानते हैं डिले आता है, और ये जो डिले होता है केमिकल साइनैप्स के अंदर, वो डिले 0.3 से लेके 5 जो है वो मिली सेकेंड्स तक ये डिले हो सकता है। और लेकिन जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स होते हैं यहाँ पर कोई डिले नहीं होता, ये बात आपने याद रखनी है। देयर इज नो डिले, जिसकी वजह से यहाँ कंडक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। उसकी वजह ये होती है कि जो इलेक्ट्रिकल साइनैप होता है वहाँ पर हमेशा जो कंडक्शन होती है वो इलेक्ट्रिकल ही होती है, ऑलवेज इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इसमें केमिकल कंडक्शन नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादा फास्ट। मैं एक से ज़्यादा आपको जस्टिफिकेशन या रीजन यहाँ पर दे रहा हूँ। यहाँ पर जो कंडक्शन होती है वो किस तरह से होती है? यहाँ पर कंडक्शन पहले इलेक्ट्रिकल होती है, जब ये स्टार्ट होता है, हमने डिटेल में आगे इस पर बात भी करनी है।
इलेक्ट्रिकल के बाद फिर ये केमिकल कंडक्शन होती है इसके अंदर, और केमिकल के बाद फिर से जो कंडक्शन होती है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है। दूसरा आप देखेंगे कि जो केमिकल साइनेप्स होते हैं उसमें जो गैप है वो गैप 20 नैनोमीटर तक होता है, यानी गैप ज्यादा होता है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। इसके अंदर अगर आप गैप देखेंगे तो गैप इसमें बहुत छोटा होता है जिसको आप सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, दैट इज 0.2 नैनोमीटर। एक ये भी आपने यहाँ पे डिफरेंस देखना है। केमिकल साइनेप्स जो है इसमें जो कंडक्शन होती है वो यूनिडायरेक्शनल होगी, एक तरफ कंडक्शन होगी। अब यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है, यहां से सवाल भी पेपर में आ सकता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि कंडक्शन एक्सॉन से डेंड्राइट्स की तरफ होती है, ये इंपॉर्टेंट है, एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स की तरफ। अब एक्सॉन से ही क्यों होती है, क्योंकि एक्सॉन के अंदर जो एक्सोनल टिप होती है या एक्सोनल टर्मिनल हम देखते हैं उसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। एक्चुअली न्यूरोट्रांसमीटर्स वहां प्रोड्यूस होने होते हैं, हमने डिटेल में आगे देखना है, और न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से ही एक्सॉन से आगे इंपल्स होती है या सिग्नल है वो डेंड्राइट्स की तरफ जाता है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिकल साइनेप को देखेंगे तो याद रखना है कि इसमें जो कंडक्शन है वो बाई डायरेक्शनल होती है, यानी ये दोनों तरफ जा सकते हैं। फिर यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इसका नाम जस्ट याद रख लेना है, कनेक्शन प्रोटीन। ये प्रोटीन जो होते हैं वो 6 प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है जो कि दोनों तरफ इंपल्स काम करने में काम करता है। सो यहाँ पर कोई न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होते हैं, ये वाला पॉइंट भी याद रख लेना है कि यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं है जिसकी वजह से ही जो कंडक्शन है वो तेज होती है, क्योंकि केमिकल में हमेशा डिले आता है। अब हम देखेंगे कि ये दोनों न्यूरॉन जो होते हैं, सॉरी, जो दोनों साइनेप्स हैं ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अगर हम केमिकल साइनेप्स को देखेंगे ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत से साइनेप्स जो मोस्टली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है वो केमिकल साइनेप्स होते हैं। अब ये जो साइनेप्स होते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ये रेयर होते हैं ह्यूमंस के अंदर, यानी ज्यादा कॉमन जो साइनेप्स हैं वो केमिकल है। इसी वजह से आपकी बुक के अंदर जो डिटेल दी गई है वो केमिकल की दी गई, लेकिन ये रेयर होते हैं। अगर ये प्रेजेंट है तो कहाँ प्रेजेंट है, ये कार्डिक मसल्स के अंदर, ये स्मूथ मसल्स के अंदर ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं, और रेटिना ऑफ आई में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब इनकी अपनी प्रेजेंस जो है ये भी इसमें याद कर लेनी है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन है उसका मैकेनिज्म क्या होता है। मैं डायग्रामेटिकली आपको यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन करना हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से मस्ट आपसे क्वेश्चन पेपर में आना है, मैकेनिज्म ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन जो है वो किस तरह से होगी और उसका मैकेनिज्म क्या है। देखिए डायग्रामेटिकली मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो हम एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बनाएंगे, लाइक ये एक न्यूरॉन है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, और दूसरा न्यूरॉन यहाँ पे बनाऊंगा जिसको हम कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब ये दोनों में हम एक्सप्लेन करेंगे। ये जो मैंने ब्लू कलर का बनाया है इसको मैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आता है कि किस न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर आ रहे हैं और किस न्यूरॉन पे न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट कर रहे हैं। दिस इज द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब ये दो न्यूरॉन आ गए। अब इसी से रिलेटेड जो है वो मेम्ब्रेन भी आ जाएंगी कि ये वाली जो मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और फिर ये वाली मेम्ब्रेन जो होती है इसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, अब यहाँ सवाल ये आता है कि किस मेम्ब्रेन के साथ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूज होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल बनते कहाँ पर हैं, और कौन सी मेम्ब्रेन पे एक्ट करते हैं। ठीक है, इन्हीं से आपने यहाँ याद रख लेना है। अब ये आपको एक गैप मिल रहा है इसके अंदर जिसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कह देते हैं। गैप जो कि मैं बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्ट और केमिकल साइनेप्ट दोनों में होता है, लेकिन केमिकल साइनेप्स में गैप 20 नैनोमीटर तक होता है, जो कि यहाँ पर मैं शो भी कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो वेसिकल्स होते हैं वो प्री साइनेप्टिक नोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये आपको यहाँ पे मिल रहे हैं साइनेप्टिक वेसिकल। ठीक है, और इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जो होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो जो केमिकल जिन्होंने इंपल्स को आगे पास ऑन करना है। सो दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर भी हमने देखने हैं कि एक्साइटेटरी भी होते हैं और इनहिबिटरी भी होते हैं, दोनों पे हम बात करेंगे। अब याद रखना कि जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का जो पार्ट इन्वॉल्व होता है साइनेप में वो एक्सोन है, और एक्सोन के अंदर ये बिल्कुल आखिर में एक्सोनल टर्मिनल आपको मिल रहा है। और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है वो, या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का जो पार्ट इन्वॉल्व होता है वो डेंड्राइट्स होते हैं। ये भी सवाल पेपर में आ सकता है। अब एक्सोन में जो नर्व इंपल्स आएगी
तो हम ये देखेंगे कि नर्व इम्पल्स कंडक्ट होके यहाँ पर एक्सोनल टर्मिनल पे नर्व इम्पल्स आ जाती है। सबसे पहला जो इवेंट आता है वो ये है, दैट इज द अराइवल ऑफ द नर्व इम्पल्स, जो कि इलेक्ट्रिकल वे में आती है, जो कि हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि इसमें पहले इलेक्ट्रिकल होना है और फिर उसके बाद केमिकल एंड देन अगेन इलेक्ट्रिकल। जैसे नर्व इम्पल्स यहाँ पे आती है तो यहाँ पर कैल्शियम गेट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं वोल्टेज रेगुलेटेड कैल्शियम चैनल्स, वोल्टेज रेगुलेटेड कैल्शियम चैनल्स, जो कि किस मेम्ब्रेन के अंदर है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर, एक्सोन की मेम्ब्रेन के अंदर है। इस तरह के सवाल आ सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर चैनल की बात करूंगा तो चैनल जो होता है वो पैसिव होता है, यानी पैसिवली यहाँ पर मूवमेंट होनी है। तो जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं, जैसे ही यहाँ इंपल्स आती है तो कैल्शियम चैनल्स को ये सिग्नल देती है और ये कैल्शियम चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। अब जैसे ही कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं तो कैल्शियम जो होगी वो यहाँ से अंदर मूव करेगी और ये मूव करके सिग्नल देगी इस साइनेप्टिक वेसिकल को, सिनेप्टिक वेसिकल को सिग्नल देगी। अब जैसे सिनेप्टिक वेसिकल को सिग्नल देगी तो सिनेप्टिक वेसिकल जो होते हैं वो जाकर इस मेम्ब्रेन के साथ, जो कि प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, उसके साथ फ्यूज हो जाते हैं और उनके अंदर जो केमिकल होते हैं वो केमिकल इस गैप के अंदर जो है वो रिलीज कर देते हैं। अब ये केमिकल जो रिलीज करते हैं ये किस फिनोमिना से रिलीज करते हैं, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो ये सवाल अगर आ जाए तो आपने बताना है कि यहाँ जो प्रोसेस होता है वो एक्सोसाइटोसिस का होता है, यानी वैक्यूल की फॉर्म में अगर कोई चीज़ वहां से बाहर जा रही है। अब यहाँ पर सिनेप्टिक वेसिकल्स जो है वो रिलीज कर देंगे न्यूरोट्रांसमीटर को, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आ गया। अब जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेप्टर फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ पे होते हैं। तो आपने बात याद रखना है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए रिसेप्टर्स होंगे वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होंगे, तो ये वाला पॉइंट भी आ सकता है। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो एक्ट करेंगे इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर। अब जैसे वो उस पे एक्ट करेंगे तो दो तरह की चेंजेस वो कॉज कर सकते हैं। वो उसको एक्साइट भी कर सकते हैं, यानी डीपोलराइज्ड भी कर सकते हैं, या उसको इनहिबिट भी कर सकते हैं, यानी हाइपर पोलराइज स्टेट के अंदर भी ले जा सकते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, आगे चल के हमने बात करनी है न्यूरोट्रांसमीटर की, तो उसके अकॉर्डिंगली जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो या तो डीपोलराइजेशन कॉज करेगा, यानी इंपल्स को जनरेट करेगा, या वो हाइपर पोलराइज स्टेट में ले जाएगा, यानी उसको इनहिबिट कर देगा। इस पर हम आगे बात करेंगे। बहरहाल हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट करते हैं तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है या कोई एसिटाइल कोलिन है। अब जैसे यहाँ पर एक्ट करेगा तो इसके साथ ही पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है वो होते हैं वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम चैनल्स। तो इसका मतलब है कि यहां पर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में कौन से चैनल हैं, यहां पर सोडियम चैनल्स होते हैं। अब जैसे ही यहां सिग्नल आता है, न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल लेके आएंगे तो जो सोडियम चैनल्स होते हैं ये ओपन हो जाएंगे। अब जैसे ही सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, इससे पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि जैसे ही सोडियम चैनल्स खुलेंगे सोडियम अंदर की तरफ जाएगा, और जब सोडियम अंदर की तरफ जाएगा तो सोडियम अंदर जाके यहां पर पोटेंशियल को चेंज कर देगा और नर्व इंपल्स जो है वो इस मेम्ब्रेन के अंदर जनरेट हो जाएगी। तो अब नर्व इंपल्स जो है वो यहां पर जनरेट होगी। तो इसका मतलब देखें, नर्व इंपल्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में शिफ्ट हो गई, लेकिन ये जंप नहीं करके गई, बल्कि इनके दरमियान जो होते हैं वो केमिकल्स थे, न्यूरोट्रांसमीटर्स थे, जिन्होंने सिग्नल को आगे ट्रांसमिट कर दिया। अब नम्स के अंदर 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताएं कौन से दो आइंस होते हैं वो साइनेप्स में रोल प्ले करते हैं। तो बड़ा मुश्किल सवाल बन गया था जिन स्टूडेंट्स को इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो आप देखिए कौन कौन से आइन है, एक कैल्शियम है, कैल्शियम चैनल्स की यहाँ पे बात हुई है, और दूसरे सोडियम थे, और सोडियम आइंस हैं, और यही दो जो आइंस से उसका आंसर था। तो यहाँ आप कंप्लीट रेगुलेशन देखें कि किस तरह से कंडक्शन हो रही है। अब यहाँ दो वर्ड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समटाइम क्वेश्चन में आते हैं। एक है एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल और एक होता है इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो अब ये दो तरह का पोटेंशियल। अब सवाल ये आएगा कि पोटेंशियल किस मेम्ब्रेन में जनरेट होगा, क्या प्री सिनेप्टिक में होगा, पोस्ट सिनेप्टिक में होगा, या दोनों में होगा साइनेप्स के दौरान। तो आप जानते हैं कि जो पोटेंशियल जनरेट होना है, न्यूरोट्रांसमीटर्स ने जो पोटेंशियल जनरेट करना है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में करना है। तो अगर तो एक्साइटेटरी न्यूरॉन है, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल है, तो इसका मतलब है कि ये उसके अंदर जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसमें ये क्या कॉज करेंगे, ये डीपोलराइजेशन कॉज कर देंगे, यानी कि एक्साइट कर देंगे उस मेम्ब्रेन को। अगर वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसा हमने आगे पढ़ना है, एंडोर्फिन है, ग्लाइसिन है, गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड है, वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जनरेट नहीं करते बल्कि वो उसको रोकते हैं। तो उस दौरान फिर वो
उसको लेके जाएंगे इनटू द हाइपर पोलराइज स्टेट, तो उसको हम हाइपर पोलराइजेशन कहेंगे। तो ये दो तरह से पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट करना है। अब यहाँ एक और सवाल जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि व्हाट विल बी द फेट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या फेट है, उनका क्या फ्यूचर है जबकि वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर प्रेजेंट हैं। तो अब क्या वो वहीं पे रहेंगे या वो कहाँ जाएंगे? अब एक्साइट तो कर दिया पोटेंशियल, तो उसके बाद उनका फ्यूचर क्या होगा? सावधान, अगर वहां पे वो रहेंगे तो बार बार इंपल्स जनरेट करेंगे जो कि एक अबनॉर्मल स्टेट हो जाएगी। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो या तो अपटेक कर लिए जाते हैं वापस, अपटेक बाय प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, या प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन उनको वापस अपटेक कर देगी, या वो डिफ्यूज कर देंगे टू सम अदर एरिया, दूसरे एरियाज की तरफ जो है वो डिफ्यूज कर देंगे सराउंडिंग में, या तीसरे नंबर पे हम ये देखेंगे कि उनको डिग्रेड कर दिया जाएगा बाय द इंजाइमेटिक एक्शन। और वो इंजाइम जो यहां पर इन्वॉल्व होता है वो जैसे एसिटाइल कोलिन है, उसके लिए एसिटाइल कोलिनिस्ट्रेस इंजाइम है जो कि उसको डिग्रेड करता है, क्योंकि सबसे कॉमन जो न्यूरोट्रांसमीटर है और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है आउटसाइड द नर्वस सेंटर नर्वस सिस्टम यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में काम करता है, वो एसिटाइल कोलिन है। तो उसके लिए एक एंजाइम काम किया जाता है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। अब हम आ जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरफ। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है उनकी जो टाइप्स हैं उनकी तरफ, और ये सवाल पेपर में भी आ सकता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो दो तरह के हैं। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्साइटेटरी भी होते हैं जो कि नर्व इम्पल्स को एक्साइट करते हैं, मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो इनहिबिटरी भी होते हैं जो कि नर्व इम्पल्स जो है उसको रोकते हैं। तो ये उसको डीपोलराइज स्टेट में लेके जाएंगे, ये उसको हाइपर पोलराइज स्टेट के अंदर जो है वो लेके जाएंगे। अब यहाँ जो बहुत कॉमन है, आपने एग्जांपल याद रख लेनी है कि कौन कौन से एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं। इसमें जो बहुत कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो एसिटाइल कोलिन है, और इसके बारे में ये क्वेश्चन कई दफ़ा पेपर में आया है कि ये सबसे ज़्यादा कॉमन जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि आउटसाइड द सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर काम करता है लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में काम करेगा, तो सबसे कॉमन एसिटाइल कोलिन होता है। इसके अलावा इसमें जो फर्दर न्यूरोट्रांसमीटर हैं उसमें डोपामाइन भी है, फिर इसी तरह से सेरोटोनिन भी है, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, फिर एपिनेफ्राइन है, फिर इसी तरह से नॉर एपिनेफ्राइन है, इसके अलावा ग्लूटामेट है। और ग्लूटामेट के बारे में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप दैट वर्क इनसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये भी आ सकता है, उसको हमने देखा था आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये ऊपर चारों के चारों जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे नजर आ रहे हैं इनके लिए हम ओवरऑल एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द बायोजेनिक अमाइंस। तो एक तो ये पॉइंट भी आपने याद रखने कि इनको हम ओवरऑल बायोजेनिक अमाइंस कहते हैं। फिर एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन का जो रोल होता है, हम जानते हैं कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को रिइंफोर्स करने में काम करते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब ये होता है, आगे हमने पढ़ना भी है कि जो बॉडी को इमरजेंसी स्टेट को मेंटेन करने के लिए यूज होते हैं, तो वहां पर इनका रोल है हार्ट बीट को इंक्रीज करना, ब्रीदिंग को इंक्रीज करना, इसी तरह से ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के अंदर ये रोल प्ले करते हैं। उसके साथ साथ इनका ये भी रोल आपने याद रखना है। अब इसके अलावा ये जो दो न्यूरोट्रांसमीटर हैं इनके बारे में आपने याद रखना है कि इनका ओवरऑल रोल क्या है दोनों का। ये इफेक्ट करते हैं स्लीप को, इसी तरह से मूड को, अटेंशन के लिए, और इसके अलावा लर्निंग के अंदर भी इनका रोल होता है। यानी ये डोपामाइन और सेरोटोनिन, डोपामाइन हैप्पीनेस के लिए, मूड के लिए, ये सारी चीजों के लिए इसका जो है वो रोल होता है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इनका आपने याद रख लेना। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी जो इनहिबिट करते हैं, हाइपर पोलराइज स्टेट के अंदर लेके जाते हैं। इसमें एक जो है वो गाबा, ये इसके अंदर आ जाएगा। फिर इस तरह से इसमें जो है वो ग्लाइसिन भी आएगा। फिर एक जो कि पेन किलर भी है एंडोर्फन, वो भी इसके अंदर आएगा। अब इनमें से अगर पूछा जाए कि बताएं कौन सा मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर काम कर रहा है। अब ये जो ग्लाइसिन है ये न्यूरोट्रांसमीटर के साथ साथ ये एक स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड भी है। आप जानते हैं कि अमाइनो एसिड जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट अमाइनो, जिसमें आर ग्रुप सिर्फ एच होता है, वो ग्लाइसिन, लेकिन इसके साथ साथ
ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का काम भी करता है। अब ये जो एंडोर्फिन है, इसके बारे में सवाल आया है कि इट्स लाइक अ पेन किलर। तो आप जानते हैं पेन किलर का जो एक्शन होता है वो भी यही होता है कि उन सेंसेशन को रोक देते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, इनको भी अपने साथ लर्न कर लेना है। इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि बहुत दफ़ा एग्जाम के अंदर उसमें से सवाल आए हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो मैं आपको नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन भी बताऊंगा और बड़ा डिटेल टॉपिक है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इसमें एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पार्ट इसके अंदर होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो दो पॉइंट इसमें, एक तो आपने सबसे पहले याद रखने। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें दो पार्ट आ जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन का पार्ट आ जाता है और साथ इसमें आ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। अब इन दोनों के अंदर आप जानते हैं कि कॉमनली जो न्यूरॉन प्रेजेंट होता है दैट न्यूरॉन इज कॉल्ड द इंटरन्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन, जो कि यहां पर प्रेजेंट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ नर्व्स, इनको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ नर्व्स। तो आप जानते हैं नर्व्स दो तरह की होती हैं। नर्व्स के अंदर हमारे पास सेंसरी नर्व्स भी हैं और मोटर नर्व्स भी हैं, और अगर दोनों न्यूरॉन किसी जगह पर प्रेजेंट है तो फिर वो मिक्स नर्व हो जाते हैं। इसका मतलब है इसमें दो तरह के न्यूरॉन्स आएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें मोटर न्यूरॉन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है और इसी तरह से जो सेंसरी न्यूरॉन है वो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेंसरी न्यूरॉन जो है वो सिग्नल्स को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाएगा और मोटर न्यूरॉन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल को अफेक्टर्स की तरफ लेके जाएगा। तो इसका मतलब है अफेक्टर्स और रिसेप्टर्स बोथ आर द पार्ट ऑफ पेरिफेरी, और उन्होंने ये जो दोनों न्यूरॉन है ये क्या करेंगे, पेरिफेरी को सेंटर के साथ जो है वो कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, अब सिग्नल को जो लेके जाने वाला काम है वो सेंसरी न्यूरॉन करेगा। इसके लिए हमने वर्ड यूज किया था कि ये एफरेंट भी है क्योंकि ये टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके जाएगा, सिग्नल को लेके जाएगा। मोटर न्यूरॉन जो है वो क्या करेगा, अवे फ्रॉम द सीएनएस, सीएनएस से अवे जाएगा। अब जब वो सीएनएस से अवे जाएगा तो ये दो तरह की क्लासिफिकेशन यहां पर मोटर न्यूरॉन की बनती है। कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, इसमें एक आ जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि मोटर न्यूरॉन बनाएंगे, और दूसरा जो नर्वस सिस्टम यहां पे आ जाएगा वो आ जाएगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में फर्क ये है कि जब वो सिग्नल वापस लेके आएगा तो डिपेंड करेगा कि वो सिग्नल वापस कहां आ रहा है, अफेक्टर्स कौन से हैं। अगर तो वो अफेक्टर्स जो है वो स्केलेटल मसल्स हैं, और हम जानते हैं कि स्केलेटल मसल्स जो हैं वो वॉलंटरी एक्शन शो करते हैं और वॉलंटरी रिस्पॉन्स देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो नर्वस सिस्टम बनाएंगे मोटर न्यूरॉन वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, बिकॉज द अफेक्टर्स ऑफ द स्केलेटल मसल। और अगर जो अफेक्टर्स हैं वो कार्डिक मसल्स हैं, या वो अफेक्टर्स जो हैं वो स्मूथ मसल्स हैं, या वो अफेक्टर्स आपको ग्लैंड्स मिल रही हैं, तो ये तीनों के तीनों जो कंपोनेंट होते हैं आप जानते हैं कि ये इनवॉलंटरी एक्शन जो है वो देते हैं। तो इसका मतलब है कि इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम ने वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करना है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करना है। अब इसमें से दो तरह जो एक्शन में फर्क क्या होता है, देखिए वॉलंटरी तो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है, हम अपने आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो इनवॉलंटरी होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं। तो जो चीज ऑटोमेटिक होती है उसमें दो सिस्टम काम करते हैं, एक उसको इंक्रीज करने के लिए और दूसरा उसको डिक्रीज करने के लिए। तो इस वजह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि हम जानते हैं कि ऑटोमेटिक एक्शन कंट्रोल करता है, फर्दर इसकी दो डिवीजन हमें यहां पर मिलेंगी। एक इसके अंदर आ जाएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फर्दर डिवीजन है, और दूसरा जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसके अंदर आ जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बात की कि जो ऑटोमेटिक होता है उसमें एक इनहैंस करने के लिए होता है, एक्सप्रेस करने के लिए होता है चेंजेस को। तो इसके अंदर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करेगा, वो डिफरेंट चेंजेस जो है उसको इनहैंस करेगा, जैसे हार्ट बीट को बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, ब्रीदिंग को इंक्रीज कर देगा। और पैरासिम्पैथेटिक जो एक्शन होता है वो उसको स्प्रेस करता है बहुत सारी चीजों को, यानी यही वो चीजें जो कि उसने इनहैंस की हैं इसने स्प्रेस की हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो सिंपैथेटिक डिवीजन है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि ये फाइट एंड फ्लाइट जो एक्शन होता है वहां पर अपना रोल प्ले करता है, और ये वाला जो डिवीजन है ये रिकवरी स्टेट के अंदर अपना रोल प्ले करती है, यानी उसको वापस लाने में रोल प्ले करती है। अब ये सारी की सारी चीजें जो हमने आगे डिटेल में डिस्कस करनी है, लेकिन यहां तक जो सवाल आ सकता है वो यही है कि बताएं
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का लिंक सोमैटिक जो है वो नर्वस सिस्टम से है या ऑटोनॉमिक से है। तो यहाँ देखें आपको फर्क पता चल जाएगा कि किसके साथ उसका लिंक है, फिर इसी तरह से कौन सा फैक्टर किस तरफ आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर मिलेंगी। फिर ये भी आ सकता है कि बताएं मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ रिलेट कर रहे हैं और इंटर न्यूरॉन जो कि होता ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है वो उसके साथ रिलेट कर रहा है। तो इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चन इस क्लासिफिकेशन से पूछे जा सकते हैं। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और आगे चल के देखेंगे कि इसमें फर्दर कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। इसमें ब्रेन के फंक्शन और उससे रिलेटेड कुछ लेयर्स हैं, उस पर हमने डिटेल में बात करनी है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप जानते हैं दो पार्ट आ जाते हैं, इसमें ब्रेन का पार्ट भी आ जाएगा और साथ स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट भी आ जाएगा। अब इन दोनों पार्ट की जो प्रोटेक्शन है वो किस तरह से होती है। प्रोटेक्शन में जैसे कि ब्रेन है, इसको स्कल प्रोटेक्ट करता है जो कि एक स्केलेटन का पार्ट है। इसी तरह से जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसकी प्रोटेक्शन जो है वो किसने करनी है, वर्टिब्री ने करनी। इसके साथ साथ इनके साथ जो है वो 3 अदर लेयर जो है वो प्रेजेंट होती हैं, इनको हम मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस और द प्रोटेक्टिव लेयर्स, याद रखना है, ये इनके अंदर प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। अब ये मेनिंजेस जो है ये 3 टाइप्स की हैं। सबसे पहले हमें जो लेयर मिलती है उसको हम कहते हैं ड्यूरामेटर। अब मैं आपको इनकी अरेंजमेंट भी बताऊंगा और इनके फंक्शन भी बताऊंगा। दूसरी जो है वो है अरेक्नॉइड मैटर और तीसरी जो है इसको हम कहते हैं पिया मैटर। अब सबसे बाहर की तरफ ये ड्यूरामेटर होती है। एक तो सवाल ये आ सकता है आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, ये वाली आउटर मोस्ट है, ये मिडल आ जाएगी रेक्नॉइड मैटर और ये पिया मैटर जो है वो इनर मोस्ट आ जाएगी। अब एक और सवाल इसमें से आ सकता है, जो ड्यूरा मैटर है दिस इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू क्रेनियम, ये क्रेनियम से नीचे की तरफ होती है। नेक्स्ट टू क्रेनियम भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं बिलो द क्रेनियम, क्योंकि आउटर मोस्ट जो मैंने स्कल लिखा है ये क्रेनियम है और उसके नीचे की तरफ ड्यूरा मैटर होती है। अब जो सबसे अंदर की तरफ है वो पिया मैटर है, ये आ जाएगी नेक्स्ट टू ब्रेन टिश्यूज, यानी ये ब्रेन टिश्यूज के करीब होगी। और नेक्स्ट टू का यहां पर जो मतलब होगा इसका मतलब है ये आउटर टू द ब्रेन टिश्यूज या ब्रेन टिश्यूज के करीब कौन सी है वो पिया मैटर है। अब एक सवाल जो इसमें से पूछा जा सकता है कि एक और जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दैट इज कॉल्ड द सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बताएं कौन सी मेनिंजेस के दरमियान होता है। तो यहां पर अगर हम ये देखें तो अरेक्नॉइड और पिया मैटर के दरमियान यहां पर होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ। तो एक तो ये मेनिंजेस ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट है, इसी तरह से ये सीएसएफ आपको वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में भी प्रेजेंट मिलता है। ब्रेन के अंदर भी कुछ चैम्बर्स होते हैं, आगे हमने डिस्कस करने हैं, तो वहां पर भी ये सीएसएफ प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा अगर हम स्पाइनल कॉर्ड में देखें तो आपने याद रखना है कि सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड भी आपको सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि एक ऐसा फ्लूइड है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट भी करता है, कोई जोल्ट और बम्स उसको वो अब्सॉर्ब करने का, शॉक अब्सॉर्बेंस का भी काम करता है। तो कहां कहां पर सीएसएफ प्रेजेंट हुआ, कौन सी लेयर्स के दरमियान, अरेक्नॉइड और पिया के दरमियान, ब्रेन के वेंट्रिकल्स में भी होता है और सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड भी ये प्रेजेंट होता है। अब अगर हम यहाँ पर वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन की बात कर लें, कुछ चीजें आपने जस्ट यहाँ पर याद रखनी, क्योंकि आपने ये तो पढ़ा है कि हार्ट में भी वेंट्रिकल होते हैं, लेकिन साथ साथ जो ब्रेन है उसके अंदर भी वेंट्रिकल होते हैं। तो कितने वेंट्रिकल होते हैं ब्रेन के अंदर, तो याद रखना है कि ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, 4 वेंट्रिकल्स ब्रेन में। कौन कौन सा है और इनकी लोकेशन क्या कहां पर है इसको भी हमने यहाँ पे देखा। अब इसमें जो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल होता है, फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हम लेटरल वेंट्रिकल कहते हैं। वेंट्रिकल है क्या, एक्चुअली ये चैम्बर्स हैं, स्पेसिस होती हैं ब्रेन के अंदर। तो फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल जो है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। अब ये बात याद रखने वाली है कि ये कहां पर प्रेजेंट है, बिटवीन लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड वेंट्रिकल, ये प्रेजेंट है बिटवीन लिम्बिक सिस्टम एंड थैलमस। ये भी एमसीक्यू इसी तरह से बन सकता है कि इसकी प्रेजेंस कहां पर होती है। फिर जो फोर्थ वेंट्रिकल है
ये फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है इन ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम में कौन कौन से एरिया आ जाते हैं? ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन आ जाता है, इसी तरह से हाइंड ब्रेन का जो पार्ट मेड्यूला ऑब्लंगेटा वो भी इसके अंदर आ जाता है, और हाइंड ब्रेन का जो पार्ट पॉन्स है वो भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये तीनों पार्ट जो इसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताएं वेंट्रिकल की लोकेशन ब्रेन के अंदर जो है वो कहां पर होती है। तो चारों वेंट्रिकल की लोकेशन आपने याद रखनी है। इसके बाद अगर हम ब्रेन की क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो आप जानते हैं कि ब्रेन के अंदर जो है वो तीन मेन पार्ट होते हैं। उसमें एक जो है आप उसको फोर ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है अगर इन केस पूछ लिया जाए, इसको प्रोजनसेफलन कहते हैं। अब देखिए जो वर्ड सेफलन है ये सेफलाइजेशन से है, ये ब्रेन के लिए वर्ड यूज होगा। इसी तरह से दूसरा जो पार्ट है उसको हम मिड ब्रेन कहते हैं। तो मिड ब्रेन के लिए अनदर नेम यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं मीजन सेफलन। और तीसरा जो पार्ट है उसको हम कहते हैं हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन के लिए आपने एक और टर्म याद रखनी है, दैट इज कॉल्ड द रोम्बेनसेफलन। तो ये तीन पार्ट आपने यहां पर याद रखने। अब इसमें आपको क्लासिफिकेशन का पता है कि जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में एक सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का, उसको हम सेरिब्रम कहते हैं, ये इसका पार्ट है। फिर इसके अंदर एक जो है वो लिम्बिक सिस्टम पार्ट आ जाता है, लिम्बिक सिस्टम को आगे हमने फर्दर भी क्लासिफाई करना है। और इसके बाद इसके अंदर आ जाता है पार्ट थैलेमस का। तो लिम्बिक सिस्टम इज जस्ट लाइक एन आर्क बिटवीन द सेरिब्रम एंड द थैलेमस। और लिम्बिक सिस्टम की हम फर्दर देखें तो लिम्बिक सिस्टम के अंदर जो पार्ट है उसमें एक जो है वो हाइपोथैलेमस है। अब क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि बताएं लिम्बिक सिस्टम के पार्ट कौन कौन से, बल्कि एमडीका 2025 में खैबर के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और एक जो है वो एमिगडाला है, ये भी लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। और तीसरा पार्ट जो इसका आपको मिलेगा हिप्पोकैम्पस, जिसमें से भी 2 से 3 दफा क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है और हिप्पोकैम्पस के फंक्शनिंग पूछे गए हैं। तो ब्रेन की ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी फंक्शनिंग है वो आपने याद रख लेनी है। मिड ब्रेन जो होता है दैट इज रिड्यूस्ड इन द ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, ये रिड्यूस होता है। लेकिन हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट आपने याद रख लेने हैं, इसमें से भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इसमें एक पार्ट जो है वो सेरिबेलम का है जो कि सेकंड लार्जेस्ट पार्ट भी है ब्रेन का। फिर इसके अंदर एक पार्ट जो है वो मेड्यूला ऑब्लंगेटा का आ सकता है आपसे पूछने के लिए। और तीसरा जो है जैसे भी ऊपर बात की थी पॉन्स जो है ये भी मिड ब्रेन का पार्ट होता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं फंक्शन ऑफ ब्रेन के, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ब्रेन के उसके फंक्शंस क्या हैं। यहाँ पे मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है जिनमें से क्वेश्चन आना है उसके बारे में बताता हूँ। तो फंक्शंस ऑफ ब्रेन में हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो बात जो पार्ट है ब्रेन का जो सबसे बड़ा है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। और आप जानते हैं कि फोर ब्रेन का पार्ट है। और इसके फंक्शन की बात करेंगे। सेरिब्रम जो है इसमें 2 हेमिस्फीयर्स होती हैं, 2 हेमिस्फीयर्स। एक तो ये बात आपने याद रखनी। और ये दोनों हेमिस्फीयर जो हैं दे आर कम्युनिकेटेड विद ईच अदर। अब ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में आता है, कम्युनिकेटेड बाय द कॉर्पस कैलोसम। ये टर्म आपने याद रखनी, कॉर्पस कैलोसम। ये दोनों सेरिब्रम को जो उसकी हेमिस्फीयर्स हैं उनको कम्युनिकेट करवाएगा। और ये कॉर्पस कैलोसम क्या है? कॉर्पस कैलोसम खुद जो है इट्स द बैंड ऑफ एक्सोन्स। ये एक्सोन्स का बैंड होता है जो कि दोनों हेमिस्फीयर जो है उनको कम्युनिकेट करेगा। अब दोनों हेमिस्फीयर में से जो हर हेमिस्फीयर होती है इसकी 4 लोब्स होती हैं। और इनके नेम क्या क्या हैं? इन 4 लोब्स में एक है फ्रंटल लोब, इसी तरह से एक जो है वो टेम्पोरल लोब है। ये वही नेम्स हैं जो कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के, स्कल के डिफरेंट पार्ट्स के भी इसी तरह से नेम्स दिए जाते हैं। और एक इसमें लोब जो है उसको हम ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। और फोर्थ लोब है दैट इज कॉल्ड द प्राइटल लोब। और इसमें जो हर लोब होती है उसके अंदर डिफरेंट फंक्शनल एरिया होते हैं। तो हर लोब के अंदर डिफरेंट फंक्शनल एरिया में 3 फंक्शनल एरियाज होते हैं जो कि ब्रेन की फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। उसके अंदर एक जो है उसको हम कहते हैं सेंसरी एरिया, एक इसके अंदर होता है उसको हम कहते हैं मोटर एरिया, और तीसरा जो होता है इसको हम कहते हैं एसोसिएशन
एरिया। अब इसके अंदर जो सेंसरी एरिया, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेके आएंगे, ये उसको रिसीव करेगा जो भी सिग्नल आएगा। मोटर एरिया जो है ये मसल्स की तरफ, ग्लैंड्स की तरफ इसने सिग्नल देना है। और एसोसिएशन एरिया का जो फंक्शन होता है वो वही जो कि एसोसिएशन न्यूरॉन की हमने बात की थी कि उसने इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेजेस करना है, उसको एनालाइज करना है, उसके लिए एक ऑर्डर प्रिपेयर करना है और फिर आगे मोटर एरिया से टूवर्ड्स अफेक्टर्स भेजना है। तो इस तरह से इसके अंदर हर लोब के 3 जो है वो फंक्शनल एरिया होते हैं। तब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेरिब्रम पे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम से पूछा जा सकता है। फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम जो कि लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। अब देखें जितने भी हायर ब्रेन के फंक्शंस होते हैं वो सेरिब्रम जो है वो कंट्रोल करता है। जैसा कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हैं ये भी क्योंकि हायर ब्रेन के फंक्शन हैं। इसके अलावा थिंकिंग का फंक्शन है जब हम सोचते हैं। इसी तरह से रीजनिंग है, फिर जजमेंट है, फिर इसी तरह से इंटेलिजेंस है। तो इस तरह के जो फंक्शन आएंगे तो आप बताएंगे कि ये सेरिब्रम के फंक्शन है। इसके अलावा जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं तो याद रखना है कि वॉलंटरी एक्शंस जो कि हमारे अपने कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं वो भी सेरिब्रम कंट्रोल करता है। फिर इस तरह से जो स्पीच है इसके लिए स्पेसिफिकली हम ब्रोका एरिया वर्ड यूज करते हैं जो स्पेसिफिक पार्ट होता है सेरिब्रम में जो कि स्पीच को कंट्रोल करता है। उसके अलावा साइट है, स्मेल है, फिर टेस्ट है, फिर हेयरिंग है, ये भी सेरिब्रम कंट्रोल करता है। फिर इसके अलावा प्रिसाइज सेंसरी इंफॉर्मेशन सच एज टच, प्रेशर, इसी तरह से पेन और टेम्परेचर, इसको कंट्रोल करने के लिए भी सेरिब्रम जो है वो रोल प्ले करता है। इसके अलावा मेमोरी स्टोरेज का जो फंक्शन है वो भी सेरिब्रम का होता है। तो ये स्पेसिफिकली जो एक्शन है ये आपने याद रख लेने हैं। इनमें से कोई एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ थैलामस के। एक एक करके हम इनके फंक्शन जो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं वो आपने यहाँ पे लर्न करें। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फंक्शन एक दो दफ़ा बल्कि इसी साल 2025 में भी थैलामस का जो फंक्शन है वो पूछा गया है। थैलामस विल रिसीव ऑल सेंसरी इम्पल्सेस सवाए सेंस ऑफ स्मेल के, ये याद रखना है। ये तमाम को रिसीव करता है एंड देन सेंड टू लिम्बिक सिस्टम। उसके बाद ये लिम्बिक सिस्टम को भेजता है और लिम्बिक सिस्टम के बाद ये सेरिब्रम में सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास जाते हैं और वहां जाकर जब वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे पहुंचते हैं तो वहां पर उनकी इंटरप्रिटेशन जो है, जो भी सिग्नल्स होते हैं, जो भी इंपल्सेस होती हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होती है। तो थैलेमस जो है वो लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक सिस्टम से आगे सेरिब्रम को पास ऑन करेगा। उसके बाद हम जानते हैं कि हमारे पास जो है वो लिम्बिक सिस्टम आ जाता है। लिम्बिक सिस्टम के अंदर 3 पार्ट हैं जिनको आपने जो है वो लर्न करना है और उन तीनों के फंक्शन हम देखेंगे। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपोथैलेमस है, इसके फंक्शन बहुत सारे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फिर इसी तरह से अमिगडाला के फंक्शन भी हमने देखने हैं और फिर इसके अंदर जो हिप्पोकैम्पस है, हिप्पोकैम्पस से रिलेटेड भी क्वेश्चन 1 से 2 दफ़ा प्रीवियस एग्जाम के अंदर जो है वो पूछा गया है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस की, देखिए हाइपोथैलेमस के बहुत सारे फंक्शन हैं। हाइपोथैलेमस आप जानते हैं इसमें एडीएच प्रोड्यूस होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑस्मो रेगुलेशन है, जो वाटर बैलेंस है उसका भी रोल प्ले करता है। फिर हम जानते हैं कि हमने एक्सक्रीशन वाले टॉपिक में बल्कि जो होम्योस्टेसिस था हमने थर्मो रेगुलेशन पढ़ा था। तो थर्मो रेगुलेशन जो है उसके अंदर ये रोल प्ले करता है। तो जितने भी सिग्नल आप जानते हैं कि हीट रेगुलेशन के आते हैं वो हाइपोथैलेमस से आते हैं। इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर रोल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में रोल प्ले करता है। फिर स्लीप एंड वेक साइकिल जो होता है उसके अंदर ये रोल प्ले करता है। और इस तरह से बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं जैसा कि हम जानते हैं कि रिलीजिंग फैक्टर्स और इसके साथ साथ जो इनहिबिटरी फैक्टर्स हैं वो भी हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज करता है जो कि डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। फिर आप जानते हैं कि 2 ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि खुद हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, जैसा कि एक एडीएच है और दूसरा जो है वो ऑक्सीटोसिन है। ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा हंगर और थर्स्ट की कंडीशन है,
इसको भी हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है। तो ये सारे के सारे एक्शन जो है ये हाइपोथैलेमस जो है, जो कि लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, वो कंट्रोल करेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं हम अमिगडाला पे। अमिगडाला जो है ये, अगर आप इसकी शेप देखेंगे तो ये 2 आलमंड शेप मैसेज होती हैं, और ये मैसेज जो है ये प्रेजेंट होती हैं अराउंड द आइदर साइड ऑफ थैलेमस। ये थैलेमस के अराउंड जो है वो 2 आलमंड शेप मैसेज आपको मिलेंगी। अब इसका फंक्शन क्या है, ये कंट्रोल करता है डिफरेंट फीलिंग्स को। इसके अलावा ये हैप्पीनेस के लिए है, हैप्पीनेस, इसी तरह से फियर के लिए, रेजिस के लिए, सेक्सुअल रिस्पॉन्स के लिए। तो इस तरह की जो कंडीशन होती हैं उसमें अमिगडाला जो है वो रोल प्ले करता है। अब जो हिप्पोकैम्पस है ये हॉर्न शेप्ड होते हैं, 2 इन नंबर, और ये हॉर्न शेप्ड स्ट्रक्चर हैं, ये बैक ऑफ अमिगडाला होते हैं। तो ये आपने इसका पॉइंट याद रखना है। और दूसरा इसमें जो फंक्शन, जैसे मैंने बताया कि एग्जाम के अंदर आ चुका है, कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरीज जो है उनको के लिए हिप्पोकैम्पस जो है वो रोल प्ले करता है, और ये साथ लर्निंग में जो यूज होती हैं उसके लिए, और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी ज्यादा अर्सा के लिए हम जो है वो स्टोर रख सकते हैं, उसमें हिप्पोकैम्पस जो है वो रोल प्ले करता है। तो ये पार्ट जो है वो लिम्बिक सिस्टम का था। तीनों के 1 बाय 1 फंक्शन आपने लर्न कर लेने हैं, इनमें से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब हम आ जाते हैं मिड ब्रेन पे। इस साल एग्जाम के अंदर मिड ब्रेन में से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसके फंक्शन से। जैसा कि हमने देखा कि इसको हम मीजन सेफलन भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस की। मिड ब्रेन जो है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन का काम करता है, या हम ये देखते हैं कि जो स्क्रीनिंग का काम होता है, जो भी इंफॉर्मेशन लोअर ब्रेन से आती हैं उनको स्क्रीन करके आगे भेजता है। तो इसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो रनिंग फ्रॉम द मेडुला ऑफ द हाइंड ब्रेन, वो मेडुला से आते हैं जो कि हाइंड ब्रेन का है, एंड देन फॉरवर्डेड टू, और उसको भेज दिया जाता है टूवर्ड्स द थैलेमस, और उसको थैलेमस की तरफ जो है भेजा जाता है, जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है। तो इसका मतलब है ये उनके दरमियान एक लिंक का काम कर रहा है। ह्यूमंस के अंदर जैसे मैंने बताया कि रिड्यूस होता है, और ये दो पार्ट को, हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन के साथ लिंक करने का काम करता है। इसके अलावा ये एक रिले का काम कर रहा है, रिले भी इसी तरह का ही इंटरमीडिएट काम करता है, रिले फॉर द विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, इनके लिए, यानी देखने से मुतल्लिक और जो सुनने से मुतल्लिक हैं उन इंफॉर्मेशन के लिए भी एक रिले का काम कर रहा है। इसके अलावा जैसे ये वाला सवाल पेपर में आ चुका है, ये कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आईज, आईज के साथ साथ ये रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, और इवन जो नेक होता है उसकी जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है उसके अंदर भी रोल प्ले करता है। तो यहाँ सिंपली आपने मिड ब्रेन का ये समझना है कि ये लोअर ब्रेन से, लोअर ब्रेन कह रहा हूँ, जो हाइंड ब्रेन है वहां से इंफॉर्मेशन लेके हायर ब्रेन यानी कि भेजता है टूवर्ड्स द फोर ब्रेन। तो इस तरह से उनके दरमियान एक रिले और एक रेटिकुलर फॉर्मेशन का काम करता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हाइंड ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन के आप जानते हैं कि 3 जो है वो पार्ट हैं, उन तीनों पार्ट के हम अलग-अलग से फंक्शन देखते हैं, और ये देखेंगे कि कौन-कौन सा क्वेश्चन उसमें से एग्जाम के अंदर जो है वो पूछा गया है। अब इसमें एक पार्ट जो है इसका मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और इसी तरह से एक पार्ट इसके अंदर जो है वो सेरिबेलम है, और तीसरा पार्ट जो इसके अंदर है वो है इसमें पोन्स। सबसे पहले मेडुला को अगर हम देखें तो ये ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो कि कोऑर्डिनेट करता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, कोऑर्डिनेट विद द स्पाइनल कॉर्ड। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड के साथ ये कम्युनिकेट करता है थ्रू ए होल, एक होल के जरिए जिसके साथ ये कनेक्ट होता है, और उसका नाम है फोरामेन मैग्नम। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ कम्युनिकेट करता है। इसके अलावा बहुत सारे जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो भी आप जानते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शन के अंदर जिस तरह से ब्रीदिंग है जो कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, इसी तरह से हार्ट बीट जो है, और इसी तरह से जो स्वेलिंग का एक्शन है, या इसमें जो है वो कफिंग का एक्शन है, कफ है, या स्नीजिंग है। इसके अलावा इसमें जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है क्योंकि वो भी हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता, और सेलिवरी सक्रीशंस, तो सलाइवा की प्रोडक्शन जो होती है उसकी सक्रीशन उसको भी कंट्रोल करता है। तो सारे के सारे पार्ट जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करेगा। जो सेरिबेलम है ये एक सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। एक तो ये पार्ट आपने बात याद रखनी है कि ये
सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर एक जो है वो सेंट्रल लोब होती है और दो जो हैं वो लेटरल लोब्स होती हैं। ये भी पॉइंट पेपर में आ सकता है इसका स्ट्रक्चर। और बेस्ट डेवलप जो होता है ये बर्ड्स में होता है, क्योंकि बर्ड्स ने फ्लाई करना है और उनकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होती है, तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। अब ये सवाल, जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये कोऑर्डिनेशन जो बॉडी की होती है उसके अंदर रोल प्ले करता है। कोऑर्डिनेशन हो गई, बॉडी की जो है वो बैलेंसिंग हो गई, बॉडी की जो मेंटेनेंस है। इसके अलावा इसका रोल जो होता है वो रनिंग में होता है। इसी तरह से डिफरेंट जो डेलिकेट वर्क होते हैं विद हैंड, के हाथ के साथ को मोबाइल का काम कर रहा है, उसमें ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि उसमें बॉडी की जो है वो कोऑर्डिनेशन होती है। इसके अलावा ये लर्निंग के अंदर भी इन्वॉल्व होता है और मेमोरी स्टोरेज फॉर द बिहेवियर। तो बिहेवियर के लिए जो मेमोरी स्टोरेज होती है या बिहेवियर जो हमारा डेवलप होता है एक्टिविटी, उसके दरमियान जो मेमोरी स्टोरेज है उसके अंदर भी सेरिबेलम कंट्रोल करता है। तो ये जितनी भी मस्कुलर मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन है कि हम भाग रहे हैं और बहुत ज़्यादा तेज चल रहे हैं, या हम कोई बैलेंस जिम्नास्टिक काम कर रहा है उसके अंदर वो बैलेंस को बॉडी को मेंटेन कर रहा है, तो इस तरह की सारी एक्टिविटीज जो है वो सेरिबेलम जो है वो परफॉर्म करेगा। इसके अलावा जो पोन्स हैं, अनदर पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, ये छोटे साइज का होता है और अगर इसकी आप पोजीशन देखते हैं तो ये अबव द मेडुला आपको मिलता है, यानी मेडुला के ऊपर ये पड़ा होता है। और हम जानते हैं ब्रेन स्टेम का भी पार्ट है, क्योंकि ब्रेन स्टेम के अंदर मिड ब्रेन के साथ साथ मेडुला और पोन्स भी उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके फंक्शंस की बात कर लें तो ये एक कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करता है। तो ये आपने बात याद रखनी है कि कम्युनिकेशन ब्रिज है, किसके दरमियान कम्युनिकेशन ब्रिज है, ये एमसीक्यू बन सकता है। ये कम्युनिकेशन ब्रिज है बिटवीन सेरिबेलम जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है, सेरिब्रम जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है, एंड मिड्यूला ऑब्लिंगेटा। तो इस तरह का सवाल पेपर में आ सकता है कि इन तमाम को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा ये रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग में भी रोल प्ले करता है। रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, के ब्रीदिंग का पैटर्न क्या होता है। और इसके अलावा दैट ऑल्सो एक्ट एज ए ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेक। स्लीप और वेक में जो ट्रांजिशन का काम करता है वो भी यही पार्ट जो है वो कंट्रोल करता है। तो ये हमारे पास ब्रेन के जितने भी फंक्शंस थे ये मैंने इसके अंदर कवर करवा दिए, इससे बाहर से आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला। अब इसके बाद हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें तो मैंने आपको रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान बता दी थी, लेकिन इसको मजीद डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं, एक ब्रेन है और एक स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों का आपने याद रखना है। और ये एक ऐसा पार्ट है जो कि कम्युनिकेट करेगा द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी पूरी बॉडी और ब्रेन के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है उसने दिखानी है। और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि ये ब्रेन के साथ एक होल के जरिए कम्युनिकेट करता है जो कि बैक ऑफ द हेड ऑक्सीपिटल बोन के अंदर होता है, इसको हम फोरामन मैग्नम कहते हैं, वहां से इसको कम्युनिकेट करता है। अब इसके अंदर दो तरह के ट्रैक होते हैं, इसमें मैं आपको एक पॉइंट, दोनों का एक एक पॉइंट बता देता हूं। एक इसके अंदर असेंडिंग ट्रैक होता है, ये आपने याद रख लेना है, और एक इसके अंदर जो होता है वो डिसेंडिंग ट्रैक होता है। अब जो असेंडिंग ट्रैक होता है ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल को, जो कि सेंसरी सिग्नल हैं, उनको फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन, बॉडी से ब्रेन की तरफ जो सिग्नल भेज रहा है वो सेंडिंग ट्रैक है। और ये जो होता है ये कमांडिंग सिग्नल भेजेगा, साफ ज़ाहिर है वो सिग्नल जिस पर डिसीजन हो चुका है, और ये सिग्नल जो है वो मोटर न्यूरॉन के जरिए जाएंगे, आप जानते हैं, और ये सिग्नल को ब्रेन से लेके अफेक्टर्स तक जाएंगे। और वो अफेक्टर्स जो होंगे, हम जानते हैं कि अफेक्टर्स कौन कौन से हैं। अफेक्टर्स में वो सिग्नल मसल्स तक जाएगा या जो ग्लैंड्स होती हैं सिक्रीशन के लिए उन तक सिग्नल जाएंगे। तो ये दो तरह के इसके अंदर जो है वो ट्रैक होंगे। इसके अलावा आप जानते हैं कि जितनी भी रिफ्लेक्सिस होती हैं, जो कि हम पढ़ भी चुके हैं जो रिफ्लेक्स सेक्शन के अंदर, तो सारी की सारी जो रिफ्लेक्सिस हैं दैट इज कोऑर्डिनेटेड बाय द रिफ्लेक्स स्पाइनल कॉर्ड। तो ये भी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उसको कोऑर्डिनेट करता है। अब हम आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चरल पार्ट हम देखते हैं, एक डायग्रामेटिकली मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। इससे पहले भी एक डायग्राम बनाई थी, यहाँ हम जरा डिटेल में उसको जो स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, इसमें कुछ इस तरह से डिप्रेशन होते हैं, दो पार्ट इसके अंदर होते हैं, एक अंदर की तरफ पार्ट होता है और एक बाहर की तरफ।
अंदर की तरफ जो पार्ट होता है वो इस तरह से एच शेप्ड होता है, इसको हम बटरफ्लाई या एच शेप्ड भी कहते हैं। और दूसरा पार्ट आपको बाहर की तरफ नजर आ रहा है। जो बाहर की तरफ पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड द व्हाइट मैटर। एक्चुअली क्वेश्चन जो आता है वो यहीं से आता है, इसी को जो है आपने कंपेयर करना है। दिस पार्ट इज द व्हाइट मैटर और जो अंदर का पार्ट होता है दिस पार्ट इज ऑफ ग्रे मैटर। तो ये ग्रे मैटर का पार्ट होता है। अब इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें, एक तो बहुत कॉमन डिफरेंस है कि जो व्हाइट मैटर होता है ये माइलिनेटेड पार्ट होता है, ये माइलिनेटेड है, और जो ग्रे मैटर है वो नॉन माइलिनेटेड पार्ट है। दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आउटर पार्ट कौन सा है, इनर पार्ट कौन सा है। तो अगर आप इसको देखेंगे ग्रे मैटर को, तो आप जानते हैं कि ये इनर पार्ट है, या इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि ये बटरफ्लाई शेप्ड या एच शेप भी इसको कहते हैं, लाइक दिस, ये एच शेप्ड होता है। और जो आउटर पार्ट है, ये वाला आउटर पार्ट आपको व्हाइट मैटर मिलता है। और ये जिसका कलर व्हाइट होता है, ये भी एक्चुअली ये पूछा जा सकता है कि किस वजह से, जैसे माइलिनेटेड है तो ये माइलिन शीट की वजह से ही इसका व्हाइट कलर है, और मिडल पार्ट जो है ग्रे इसी वजह से है कि वो नॉन माइलिनेटेड होता है। अब यहाँ पर आपको इस पे कुछ डिप्रेशन मिल रहे हैं, ये और ये वाला। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड द पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। ये जो सल्कस है ये वर्ड डिप्रेशन के लिए यूज होता है। और ये जो पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है ये डोर्सल साइड पे होता है। अगर आप रिफ्लेक्स सेक्शन वाला जो है वो लेक्चर देखेंगे तो वहां पर, क्योंकि हमने इसके साथ न्यूरॉन्स को अटैच किया हुआ है, नर्व्स को अटैच किया हुआ, तो वहां पर आपको मिलेगा कि इस तरफ ये डोर्सल साइड होती है। और ये जो है दिस इज कॉल्ड द एंटीरियर मीडियन सल्कस, इंटीरियर मीडियन सल्कस, और ये इसकी वेंट्रल साइड पर ये लोकेटेड होता है। ये दोनों के दोनों पार्ट जो है ये आपको व्हाइट मैटर के अंदर मिलते हैं। अब जो ग्रे मैटर है उसके अंदर ये वाले आपको जो आउटग्रोथ सी नजर आ रही हैं, इनको हम डॉर्सल हॉर्न्स कहते हैं, क्योंकि इसके साथ जो डॉर्सल नर्व्स होती हैं वो आकर अटैच होती हैं सेंसरी न्यूरॉन की। और ये वाला जो आपको हॉर्न्स नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द वेंट्रल हॉर्न्स। तो ये याद रखना है कि ग्रे मैटर के अंदर हॉर्न्स होते हैं, और उसमें जो व्हाइट मैटर उसमें पोस्टीरियर मीडियन सल्कस हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब इसके मिडल के अंदर जो ग्रे मैटर होता है, इसमें आपको सेंट्रल कैनाल मिलती है। ये सेंट्रल कैनाल है, और इस सेंट्रल कैनाल के अंदर आपको मैट्रिक्स मिलता है, जो कि इससे पहले भी हम बात करके हैं, दिस इज कॉल्ड द CSF। वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये ओवरऑल जो कुछ पार्ट हैं स्पाइनल कॉर्ड के, याद रख लेने आपने। बाकी हमने रिफ्लेक्स सेक्शन के अंदर इसमें मजीद जो कोऑर्डिनेशन थी वहां पर डिस्कस की थी। अब हम आ जाते हैं इसके सेगमेंट्स पे। कुछ 2-3 पॉइंट हैं आपसे क्वेश्चन में आ सकते हैं कि बताएं इसके सेगमेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखें, इसके अंदर आपको 4 जो है वो रीजन मिलते हैं, इन पे हम बात करें, इनके नाम आपने याद रखने। और इसमें 2 जो है वो इनलार्जमेंट्स होती हैं, यानी ब्रॉडर पार्ट होता है, और वो इनलार्जमेंट्स कहाँ होती हैं और रीजन कौन कौन से होते हैं, इन पे हम बात करते हैं। इनलार्जमेंट के अंदर एक इनलार्जमेंट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सर्विकल इनलार्जमेंट, और दूसरी जो है उसको कहते हैं लुम्बर इनलार्जमेंट। सर्विकल इनलार्जमेंट जो होती है ये एक्सटेंड करती है बिटवीन C3 टू T1, यानी सर्विकल थर्ड जो वर्टिब्री है वहां से लेकर थोरेसिस फर्स्ट वर्टिब्री तक ये सर्विकल इनलार्जमेंट जो है एक्सटेंड करती है। और जो लुम्बर इनलार्जमेंट होती है दैट एक्सटेंड बिटवीन L1 टू S2, यानी लुम्बर 1 से लेके सेक्रल 2 तक जो है ये इनलार्जमेंट होती है। तो 2 इसके अंदर पार्ट ऐसा होता है थोड़ा सा इनलार्ज होते हैं। बाकी आपको 4 जो रीजन मिल रहे हैं उन रीजन के अंदर भी उनके नाम भी वही जो वर्टिब्रल कॉलम के आपने रीजन जो है वो पढ़े हैं, वो सर्विकल है। इसी तरह से सेकंड जो है वो थोरेसिस है, और थर्ड जो है वो लुम्बर है, जो कि बैक साइड पर अब्डोमिनल रीजन में आ जाती है। और फोर्थ जो होती है इसको हम सेक्रल कहते हैं। तो ये भी आपने इसमें याद रखने। उसके बाद आ जाती हैं स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स जो है वो 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के, यानी टोटल जो है वो 62 नर्व्स होती हैं। और ये याद रखना है कि ये सारी की सारी जो नर्व्स होती हैं वो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, यानी उसमें सेंसरी न्यूरॉन भी होते हैं और उसमें मोटर न्यूरॉन भी होते हैं। अब अगर हम 31 को डिवाइड करें तो 8 जो है इसके अंदर सर्विकल रीजन के अंदर आती हैं, ये सर्विकल है। इसी तरह से 12 जो है वो थोरेसिस रीजन के अंदर आती है। 5 जो है वो इसके अंदर लुम्बर होती हैं, जो कि लुम्बर रीजन से अराइज होते हैं। 5 जो है वो इसके अंदर सैक्रल रीजन से अराइज होती हैं, यहां पर सैक्रम का पार्ट आता है वर्टिब्रल कॉलम का। और 1 जो होती है वो कॉक्सोजियल, यानी बिल्कुल जो हमारी टेल बोन होती है वहां से अराइज होती है, जो कि कॉकस है वहां से अराइज हो रही है। तो 31 की जो
आपको अरेंजमेंट है या कहाँ-कहाँ से वराइज़्ड हो रही हैं, ये भी अलग-अलग से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अब यहीं पे मैं कंपेयर कर लेता हूँ क्रेनियन नर्व्स को भी, क्योंकि अभी नर्व्स की बात हो रही है तो स्पाइनल नर्व्स तो आपने पढ़ लिए, जो कि 31 है। तो क्रेनियन नर्व्स वो नर्व्स होती हैं दैट अराइज़ फ्रॉम द ब्रेन, या जो डायरेक्ट ब्रेन के साथ एसोसिएट होती हैं। क्रेनियन नर्व्स जो हैं इसके 12 पेयर्स होते हैं, और इन 12 पेयर्स के अंदर आपको सेंसरी भी मिलती हैं। देखिए स्पाइनल कॉर्ड का तो हमने पढ़ा था कि सारी की सारी मिक्स्ड है। इसके अंदर सेंसरी नर्व्स भी होती हैं, फिर इसके अंदर मोटर नर्व्स भी होती हैं, और इसके अंदर मिक्स नर्व भी होती हैं। बस आपने याद रखना है कि कौन-कौन सी सेंसरी है, कौन-कौन सी मोटर और कौन-कौन सी मिक्स्ड होती हैं। अब अगर हम 12 पेयर्स में देखें कि कौन-कौन से पेयर सेंसरी हैं, तो पेयर नंबर 1, 2 और 8 जो होता है वो सेंसरी होता है। इसके अलावा जो मोटर हैं वो हैं 3, 4, 6, 11 और 12, और बाकी जो बचती हैं वो मिक्स नर्व्स हैं, और उसमें आ जाती हैं 5 हैं, 7 है, 9 है और 10 है। तो 12 पेयर्स जो है उनमें कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर और कौन सी मिक्स्ड है, ये भी आपने साथ जो है वो लर्न करना है। अब जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, अगर आप इनकी लोकेशन देखते हैं तो क्रेनियल नर्व्स की लोकेशन मोस्टली ये हेड रीजन के अंदर और नेक रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सवाए एक नर्व के जो कि वेगस नर्व है, जो कि लोअर पार्ट की तरफ जो है वो ट्रांसमिट करती है। तो वेगस जो होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली 10th क्रेनियल नर्व है। इसके अलावा बाकी सारी नर्व्स होती हैं वो हेड रीजन और नेक रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से अगर हम जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल नर्व्स की लोकेशन को देखें तो ये थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होती हैं। एक तो ये आपने बात याद रखनी है कि थ्रू आउट द बॉडी है, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं लिम्स के अंदर, क्योंकि पेरिफेरी का पार्ट है, और इसके अलावा ट्रंक रीजन के अंदर जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो दोनों नर्व्स में जो डिफरेंसेस हैं, इनके नंबर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पॉइंट थे, एक ब्रेन का पार्ट था और एक स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट था। हमने डिटेल के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं हम वो पार्ट जो कि सेंटर को बाकी बॉडी के साथ कम्युनिकेट करता है, दैट इज कॉल्ड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी की सारी आपको मुकम्मल इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, चीज़ों को आपस में कोऑर्डिनेट कर लें ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर कर सकें। और आप जानते हैं कि ये यूनिट जो है इसमें से कोई 8 से 10 सवाल आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस पेपर के अंदर आप देख लें तो बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा जो पार्ट है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि पेरिफेरी के साथ कम्युनिकेट करता है, हमने देखा था कि इसमें दो तरह के न्यूरॉन्स काम करते हैं। इसमें सेंसरी न्यूरॉन है और साथ मोटर न्यूरॉन्स हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन का हमने देखा था कि वो सिग्नल को ब्रेन की तरफ लेके जा रहे हैं, और मोटर न्यूरॉन्स को वापस लेके आते हैं। जब सिग्नल वापस आता है तो उसके बाद एक्शन होता है। तो एक्शन जो है वो दो तरह से होता था, इससे पहले भी हमने इस पर थोड़ी सी बात की थी, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दो तरह के नर्वस सिस्टम बनते हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम यहाँ बनता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, या इसका एब्रीविएशन भी आपने याद रख लेना, सीएनएस। और दूसरा जो सिस्टम यहाँ पे डेवलप होता है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसका एब्रीविएशन भी आपने याद रखना है, उसको हम एएनएस कहते हैं। अब जैसा कि हमने इससे पहले बात की थी कि जितने भी वॉलंटरी एक्शन होते हैं, वॉलंटरी रिस्पॉन्स जो परफॉर्म करते हैं वो तो ये वाला पार्ट करेगा, और इसके अंदर जो मसल्स होते हैं मेनली वो क्योंकि अफेक्टर्स हैं तो इसके अंदर स्केलेटल मसल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो इनवॉलंटरी एक्शन है, यानी जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, या जिनको सिंपली हम ऑटोमेटिक कह सकते हैं, वो ये वाला पार्ट कंट्रोल करेगा। और इसके अंदर आपको स्मूथ मसल्स मिलेंगे क्योंकि वो भी इनवॉलंटरी हैं। इसी तरह से इसके अंदर आपको कार्डिक मसल्स मिलेंगे, और साथ इसमें आ जाएंगी ग्लैंड्स, क्योंकि ग्लैंड्स होते हैं वो भी हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर नहीं होती। अब इसके अलावा एक और इसमें डिफरेंस है कि इसके अंदर सिंगल न्यूरॉन ही यूज होता है, और वो सिंगल न्यूरॉन जो है वो सिग्नल को लेके जाएगा फ्रॉम द ब्रेन टू द टारगेट मसल। तो मसल तक जो है जहां तक भी जाना है वो एक न्यूरॉन वहां पर उसको लेके जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपको दो न्यूरॉन्स जो है वो फंक्शनिंग में मिलेंगे, जिसके अंदर हम एक जो है वो न्यूरॉन के लिए वर्ड यूज करते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और दूसरा जो होता है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है। आगे चल के हमने इस पर डिटेल, क्योंकि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पे बात करनी है तो वहां पर जाकर हम मजीद इसको डिस्कस करेंगे। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसके अंदर दो सब डिवीजन आ जाती हैं, इससे पहले मैंने आपको इसमें बताया, अब हमने उस पर बात करनी है। एक इसके अंदर जो है वो सिंपैथेटिक डिवीजन आ जाएगी, और दूसरी इसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन आ जाएगी। क्योंकि ये ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक एक्शन जो भी होते हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं कि एक उसमें इनहेंस करने के लिए यूज हो,
और एक उसमें स्प्रेस करने के लिए यूज हो, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसको एक्शन कंट्रोल करना है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ऑटोमेटिक खुद ब खुद से चलता रहता है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, बल्कि ऑटोमेटिक को कंट्रोल करने के लिए दो सिस्टम काम कर रहे होते हैं, और जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है उसको तो सिंपली हमने खुद ही कंट्रोल कर लेना है। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कंपेयर करते हैं और इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं उनको डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन कौन कौन से पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो सिंपैथेटिक डिवीजन या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अब सबसे पहले तो अगर हम इसको देखें तो दोनों में जो प्राइमरी डिफरेंस है वो ये है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए यूज होता है, तो इसके लिए वर्ड फाइट एंड फ्लाइट यूज होगा। और जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है इसके लिए वर्ड यूज होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट या रेस्ट एंड रिमिनेशन। अब उसकी वजह यह है कि जो सिंपैथेटिक डिवीजन होता है ये बॉडी को एक्टिवेट करता है फॉर द इमरजेंसी कंडीशन, कि जो कि इमरजेंसी स्टेट होती है उसके लिए बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, और ये उसका ऑपोजिट यानी दोबारा से बॉडी को नॉर्मलाइज करता है, तो ये बॉडी की रिकवरी के लिए जो है वो काम करता है, जो कि पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है। अब मैं आपको डायग्रामेटिकली इसमें कुछ चीज़ें दिखाता हूँ और साथ साथ चीज़ें हम इसके लिखते हैं जो पेपर में आ सकती हैं। अब देखें यहाँ पर ये हमारा ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन के साथ ही आप जानते हैं जो बॉडी का वो पार्ट जो स्पाइनल कॉर्ड है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, लाइक ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल कॉर्ड क्योंकि इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, तो जो नर्व्स अराइज होती हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में, उसमें जो सिंपैथेटिक डिवीजन में इस तरफ मैं लिख रहा हूँ जो कि जिधर मैंने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लिखा हुआ है, तो यहाँ याद रखना है कि यहाँ जो नर्व्स अराइज होती हैं सिंपैथेटिक में दैट अराइज्ड फ्रॉम द मिडल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये वाली नर्व्स जो अराइज हो रही हैं ये इसकी नर्व्स कहाँ से अराइज हो रही हैं, वो आपने बात याद रखनी है कि मिडल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड अराइज हो रही है। और मिडल पोर्शन में अगर हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि ये कौन सा मिडल पोर्शन है, ये थोरेसिस रीजन का पार्ट होता है जहां से ये अराइज होती हैं। एक तो ये पॉइंट याद रखना है। और जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन होती है उसमें जो नर्व्स अराइज होती हैं वो बॉटम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड अराइज होती हैं, ये वाला पार्ट। तो इसका मतलब है कि ये बॉटम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड अराइज हो रही है नर्व पैरासिम्पैथेटिक में, और बॉटम के अंदर स्पेसिफिकली जो रीजन होता है दैट रीजन इज कॉल्ड द सैक्रल रीजन, जो कि पेल्विक रीजन के अंदर आ जाता है। तो पहले तो नर्व्स का ओरिजिन कहां से हो रहा है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ हम जानते हैं कि ब्रेन से जो नर्व्स होती हैं वो भी इस पार्ट के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करती हैं, क्योंकि जब हम इमरजेंसी में होते हैं कोई भी एक्शन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही रोल प्ले करता है, क्योंकि उसमें ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इमरजेंसी स्टेट के अंदर हम कोई ना कोई एक्शन करते हैं, लेकिन उसके बाद जब बॉडी रिकवर होती है तो उस दौरान फिर ब्रेन भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसका मतलब है इसके अंदर कुछ सेरिब्रल नर्व्स जो होती हैं वो भी एसोसिएट होती हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर सेरिब्रल नर्व्स होती हैं, और सेरिब्रल नर्व्स के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है वो वेगस नर्व है। इससे पहले भी आपको बताया था कि ये 10th क्रेनियल या सेरिब्रल दोनों नाम यूज हो सकते हैं इसके लिए। इससे पहले हमने जो नेम यूज किया था वो क्रेनियल का था, और साथ ही इसका नाम सेरिब्रल भी यूज हो सकता है। अब यहाँ पर अगर आप न्यूरॉन को देख रहे हो तो ये वाले न्यूरॉन जो कि उसके मिडल से राइज हो रहे हैं, ये न्यूरॉन जो है इनको हम प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कह रहे हैं। प्री गैंग्लियन, इसके अंदर भी ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, और ये वाले जो आपको न्यूरॉन नजर आ रहे हैं ये भी एक्चुअली प्री गैंग्लियोनिक ही है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे दोनों के अंदर लेंथ का, तो आप देखेंगे कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, क्योंकि इस तरफ जो भी मैं लिख रहा हूँ वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो इसमें जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते हैं अगर आप उसकी लेंथ देखेंगे तो वो लेंथ शॉर्ट होगी, और अगर आप इधर प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन को देख रहे हैं तो उसकी जो लेंथ है वो लॉन्ग होगी। अब इसके बाद यहां पर आ जाता है एक साइनेप्स, क्योंकि आगे न्यूरॉन दूसरा कनेक्ट होगा। अब इससे आगे ये वाला न्यूरॉन जो है वो कनेक्ट हो रहा है, एंड दैट न्यूरॉन इज कॉल्ड द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो ये वाला न्यूरॉन जो है अब मैं इसको लिखूंगा पोस्ट गैंग्लियोनिक, क्योंकि आपको इससे पहले बताया था कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसमें दो न्यूरॉन यूज होते हैं, दिस पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो इसके अंदर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है वो लॉन्ग होता है, और इसके अंदर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है वो शॉर्ट होता है। तो ये आ गया पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, तो इसके अंदर आ गया पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन शॉर्ट। तो इसका मतलब है कि इसके जो गैंग्लिया होते हैं सेल बॉडीज का जो क्लस्टर इसको कहते हैं, ये गैंग्लिया नियर स्पाइनल कॉर्ड होंगे,
इन केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के करीब ही होंगे। तो अब ये वाले जो गैंग्लिया होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड से दूर होते हैं, ठीक है। तो ये नियर जो होंगे वो अफेक्टर्स के करीब होंगे। तो यहां पर ये भी आपने याद रखना है कि किसके गैंग्लियन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के करीब ही बनते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, और किसके जो है वो गैंग्लिया दूर बनते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, दैट इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस जो नर्वस सिस्टम है उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनमें भी फर्क होता है। इसके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो एपिनेफ्राइन एंड नॉर एपिनेफ्राइन जो कि प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इधर काम करते हैं। इन्होंने हार्ट बीट को, ब्रीदिंग रेट को एक्सेलरेट करना होता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसके अंदर जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो एसिटाइल कोलिन है। जो प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है याद रखना है कि वो एसिटाइल कोलिन होता है। तो ये भी आपको यहां पर एक डिफरेंस जो है वो मिलेगा। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जबकि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, तो क्या क्या चीजें ये बॉडी के अंदर एक्टिवेट करते हैं। तो यहां पर हम जानते हैं कि इन्होंने हार्ट बीट को इंक्रीज करना है, हार्ट बीट, इसी तरह से जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग सिस्टम है उसको इंक्रीज करेंगे। इसी तरह से जो ब्लड प्रेशर होता है ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। तो ये सारे के सारे एक्शन जो है इसको एक्सेलरेट करेंगे, ये इसको इंक्रीज करेंगे। अगर हम कंपेयर करें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ तो ये इन्होंने ब्रीदिंग को, इसी तरह से ब्लड प्रेशर जो है उसको, और हार्ट बीट जो है उसको डिक्रीज करना है या स्प्रेस करना है। तो इसका मतलब है कि ये इसको डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे। तो ये एक इसमें डिफरेंस आ गया। अब इसी तरह से अगर हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो रही है, तो यहां पर मैं लिखूंगा कि ये ब्रोंको डायलेशन करते हैं, ब्रोंकियोल्स को डायलेट करते हैं। तो इस तरह से भी सवाल पेपर के अंदर आ सकता है। और ये जो है वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे। अब ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है कि ये ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि जो ब्लड इसके अंदर जो ब्रोंकियोल्स होता है जब कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो ब्रीदिंग रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। फिर इसी तरह से ये जो प्यूपल ऑफ आई है उसको डायलेट करेंगे, इसको डायलेट करेंगे, ये इसमें डिफरेंस आ सकता है। और ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल। तो ये भी आपको यहां पर डिफरेंस मिल रहा है। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसको कौन एक्सेलरेट करते हैं, कौन इनहिबिट करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे गट एक्टिविटी को, याद रखना है, क्योंकि ज्यादा फोकस जो होता है वो ब्लड की सप्लाई जो है वो मसल्स की तरफ है, बॉडी का इमरजेंसी स्टेट के लिए कंट्रोल करना है, तो गट एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट मोस्टली क्या करते हैं, ये तो याद रख लेते हैं कि गट एक्टिविटी इनहिबिट होती है, लेकिन साथ जो है वो बहुत से इसके साथ एसोसिएटेड पार्ट होते हैं, वो सारे के सारे इनहिबिट हो जाते हैं। ये भी आपने याद रखना है। लाइक जो पेरिस्टोलसिस है ये भी इनहिबिट हो जाएगी, क्योंकि ये भी इसके साथ एसोसिएट कर रही है। फिर इसी तरह से जो सलाइवा की प्रोडक्शन है वो भी इनहिबिट हो जाएगी। फिर इसी तरह से जो गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन है वो भी इनहिबिट हो जाएगी। फिर इसी तरह से जो बाइल की प्रोडक्शन है वो भी इनहिबिट हो जाएगी। पैंक्रियाटिक जूस की प्रोडक्शन है वो भी इनहिबिट हो, यानी वो तमाम चीजें जो गट के साथ एसोसिएट कर रही हैं वो सारी की सारी यहां पर इनहिबिट हो जाती है। तो गट की ओवरऑल जो मोटिलिटी है वो भी कम हो जाती है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक में आप देखते हैं कि जो गट एक्टिविटी होती है वो प्रमोट होती है, गट एक्टिविटी इज प्रमोटेड, उसमें सारी सक्रीशन और पेरिस्टोलिसिस दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि बॉडी नॉर्मलाइज कंडीशन के अंदर आ गई है। अब अगर हम देखें तो किडनी पे भी इफेक्ट होता है, कि अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में देखते हैं तो किडनी पे इफेक्ट ये होता है कि दैट विल इनहिबिट द यूरिनेशन, ये यूरिनेशन जो है उसको इनहिबिट करती है। और अगर हम यहां पर एक और पॉइंट लिख दें कि दैट रिलैक्स द ब्लैडर, तो ब्लैडर को ये रिलैक्स करवाती है और यूरिनेशन जो है उसको इनहिबिट किया जाता है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में अगर हम देखें तो यूरिनेशन जो है वो स्टिमुलेट होती है, स्टिमुलेट यूरिनेशन, और जब यूरिनेशन स्टिमुलेट होगी तो ब्लैडर जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो यहां पर आपने याद रखना है कि ब्लैडर जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ब्लैडर कॉन्स्ट्रिक्शन, ये वाला पॉइंट भी आ सकता है। अब इसके अलावा इसका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इनका जेनिटल ऑर्गन्स जो है उन पे भी इफेक्ट होता है। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है दैट विल प्रमोट इजैकुलेशन एंड वजाइनल कॉन्ट्रैक्शन, ये इसको जो है वो प्रमोट करता है, जो कि सिंपैथेटिक डिवीजन है। और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो होता है दैट विल प्रमोट द इरेक्शन ऑफ जेनिटेलिया,
तो ये जेनिटेलिया की इरेक्शन को प्रमोट करता है। तो ये भी आपको यहाँ पर डिफरेंस जो है वो मिलता है। तो ये सारे के सारे जो डिफरेंसेस आपको मिल रहे हैं, ये आपने अच्छे से लर्न कर लेने हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं जो कि फाइट एंड फ्लाइट को कंट्रोल करने के लिए, और पैरासिम्पैथेटिक जो है जो कि उसकी रिकवरी स्टेट के लिए, उसमें क्या-क्या चेंजेस आती हैं। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक जो नर्वस कोऑर्डिनेशन का पढ़ेंगे, वो हैं कुछ नर्वस डिसऑर्डर्स। आपने इन नर्वस डिसऑर्डर्स को भी साथ एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ताकि इन केस अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर जो है वो भी कर सकें। अब नर्वस डिसऑर्डर के अंदर हमारे पास कुछ नर्वस डिसऑर्डर है जिन पे हम बात करेंगे, जैसे कि एक डिसऑर्डर जो है वो है एपिलेप्सी, इस पे हम बात करेंगे। फिर हमारे पास जो है वो पार्किंसंस डिजीज है, ये भी नर्वस डिसऑर्डर के अंदर ही आ जाता है, पार्किंसन डिजीज। फिर हमारे पास एक डिसऑर्डर जो है वो अल्जाइमर्स डिजीज है, तो इसको भी आपने जो है वो देख लेना है कि इसके अंदर बेसिक पॉइंट जो है वो कौन कौन से, कुछ एमसीक्यूज यहाँ से भी आ सकते हैं। फोर्थ नंबर पे एक डिजीज है मेनिंजाइटिस की, ये भी आपने बतानी है। और फिफ्थ नंबर पे एक डिजीज जो है वो है इंसेफ्लाइटिस। तो ये 5 डिजीजेस हैं, जस्ट आपको कुछ पॉइंट इसके बारे में जो है वो पता होना चाहिए। अब सबसे पहले अगर हम एपिलेप्सी की बात करें, तो एपिलेप्सी जो है वो एक कन्वुल्सिव डिसऑर्डर है, यानी अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन जो है इसके अंदर डेवलप हो जाती है। बॉडी के अंदर सीजर्स होते हैं, झटके से बॉडी को लगते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से वो पर्सन सही हो जाता है। अब इसमें हम एपिलेप्सी उसी वक्त कहेंगे अगर ये 30 साल से पहले अगर इसका ऑनसेट होता है। अगर इसका ऑनसेट बिफोर 30s है तो इसको एपिलेप्सी कहेंगे, और अगर इसका ऑनसेट जो है वो आफ्टर 30s होता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इसी एपिलेप्सी के लिए ऑर्गेनिक डिजीज। तो ये आपने इसमें याद रखना है। और ये क्यों होता है, क्योंकि एक्सेसिव इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है इन द ग्रे मैटर, जिसकी वजह से ये कंडीशन जो है वो डिवेल्प हो जाती है। एक्सेसिव इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ग्रे मैटर, और जिसकी वजह से अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन डिवेल्प हो जाती है। और इसके लिए जो हमारे पास एक टेस्ट है वो है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी, ईईजी। ये टेस्ट होता है जो कि एपिलेप्सी के अंदर उसकी सिवियरिटी को देखने के लिए किया जाता है। बाकी बहुत सी कंडीशन जैसे इमोशनल डिस्टर्बेंस है, अल्कोहल है, ऐसी कुछ ड्रग्स हैं जो कि इस कंडीशन को एग्रीवेट करती हैं। अगर उससे दूर रखा जाए तो ये कंडीशन जो है इसको मैनेज किया जा सकता है। ये एक डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, और इसका जो ऑनसेट होता है वो 50s या 60s के अंदर होता है। ऑनसेट 50s में, यानी 50 से 60 के दरमियान, और 60s के अंदर यानी 60 से 70 के दरमियान जो है वो इसमें होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें लॉस जो होता है, लॉस ऑफ डोपामाइन प्रोड्यूसिंग हार्मोन। तो डोपामाइन प्रोड्यूसिंग रीजन जो होता है किसी इंजरी की वजह से, वो ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि डोपामाइन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका लॉस होता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर डोपामाइन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन नहीं होती। तो ये बॉडी के अंदर एक शेकिंग कंडीशन होती है, हेड शेक कर रहा होता है या हैंड शेक कर रहा होता है, और वो भी एक ऐसी कंडीशन होती है कि जो कि कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही होता है, इसमें मेंटल फैकल्टीज इफेक्ट नहीं होती, जहनी तौर पर इंसान बिल्कुल सही होता है। सिर्फ ये होता है कि उसकी बॉडी का जो पार्ट है वो उसमें कंट्रोल में नहीं आता। अब इसके लिए बहुत सारे जो है वो ड्रग्स भी यूज की गई हैं, एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन उसके अंदर जो एल डोपा है, एल डोपा इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा कुछ नेचुरली ऐसी प्रोटीन्स भी डेवलप की गई हैं जो कि डोपामाइन अपटेक को इनहेंस करती हैं, और इस कंडीशन को जो है वो मैनेज किया जा सकता है। उसमें ग्लाइल सेल लाइन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर जो है GDNF, ये एक नेचुरल प्रोटीन है जो कि इस डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अल्जाइमर की जो डिजीज है ये भी एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, यानी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ती जाती है, और न्यूरो डीजनरेटिव जो है वो डिजीज है, यानी कि इसके अंदर भी नर्वस सिस्टम जो है वो डीजनरेट करता है। और स्पेसिफिकली इसमें जो होता है दैट इज द डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन, यानी जो ब्रेन के फंक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। इसके अंदर मेमोरी लॉस जो है वो कंडीशन डिवेल्प हो जाती है। मेमोरी लॉस जस्ट लाइक द डिमेंशिया की जो कंडीशन है, चीज़ों को जो है वो भूलना शुरू हो जाते हैं, बड़ी एक सीवियर कंडीशन इसमें डिवेल्प हो जाती है। और एक रिसर्च के मुताबिक जो है वो हाई लेवल ऑफ एल्यूमिनियम इन ब्लड जो है वो भी इसको कंट्रीब्यूट करता है कि इस डिजीज को इन्हेंस करता है। और ये ऐसी डिजीज है जिसमें कॉग्निटिव फंक्शन है वो इफेक्ट होते हैं, और ये फैमिलीज के अंदर रन होती है। और इसका नाम लुइस अल्जाइमर ने इसको 1907 के अंदर स्टडी किया था, उसकी बेस पर इसका नाम जो है वो अल्जाइमर डिजीज रखा गया। उसके बाद मेनिंजाइटिस है, हमने मेनिंजिस का पढ़ा था। अगर उनके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजिस की वजह से मेनिंजाइटिस की कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। तो इसमें इन्फ्लेमेशन किस वजह से आती है, इन्फ्लेमेशन किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा कोई वायरल या इवन जो है वो फंगल
इन्फेक्शन जो है वो भी जो मेनिंजेस हैं उनकी इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और इसके रिजल्ट में जो डिजीज होती है उसको मेनिंजाइटिस की डिजीज कहते हैं। और क्योंकि ये एक बैक्टीरियल या इन्फेक्शन की वजह से है जिसकी वजह से इसमें एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज की जा सकती हैं और उसमें इसमें आपको इस डिजीज से रिलीफ जो है वो मिल सकता है। इंसेफ्लाइटिस की जो कंडीशन है दैट इज ओवरऑल द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन। अगर ब्रेन के अंदर किसी पार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन आ गई है तो उसको हम इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था कि सेफलाइजेशन जो है ये टर्म ब्रेन के लिए यूज होती है, तो ये इंसेफ्लाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन के लिए वर्ड यूज होगा। इसके सिम्टम के अंदर फीवर जो है वो, हेडेक जो है, सर दर्द हो सकता है, सीजर की कंडीशन, कुछ इन्फ्लेमेशन, कंफ्यूजन, इस तरह की प्रॉब्लम इंसेफ्लाइटिस की डिजीज के अंदर भी आ सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नर्वस कोऑर्डिनेशन। हमने डिटेल के अंदर हर एक पॉइंट को इसके अंदर डिस्कस कर लिया। अब इससे बाहर आपका इंशाल्लाह ताला एमडी कैट बायोलॉजी में कोई भी पॉइंट नहीं आएगा अगर आप इसको अच्छे से सुन लेते हैं। और पार्ट 1 का लेक्चर ही मैंने पहले अपलोड किया, ये पार्ट 2 था और हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो गया। अब जो भी क्वेश्चन कंफ्यूजन है आप इसके कमेंट सेक्शन के अंदर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है उसको अंदर उसमें एड्रेस करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज।